सेवा जोहार, जिंदाबाद सभी फेसबुक से जुड़े मेरे साथियों को। और आज फेसबुक लाइव के माध्यम से राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा से संबंधित मैं कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये अक्सर कर रहता है कि देवरावन भलावी ने संगठन क्यों बदला, क्यों बनाया, और ये राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा क्या राजनीतिक पार्टी है? क्या देवरावन गोंडवाना को तोड़ रहा है, आदिवासियों को तोड़ रहा है? और देवरावन ने अपना देवी राम नाम फेसबुक में क्यों लिखा? बहुत सारे साथियों के छोटे छोटे सवाल जो मैंने देखा, जिनका मैंने जवाब देना उचित नहीं समझा। मैंने बोला इनका मैं समय आने पे जवाब दूंगा, क्योंकि इनका मेरे पास जवाब है और इसकी वजह है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना कारण जाने सीधा विरोध करते हैं, सीधा गाली देते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान जो विपरीत परिस्थिति में करना अति आवश्यक है, और मैंने किया। क्योंकि आपकी जब भी विपरीत परिस्थिति रहती है तो कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। और ये आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि आंदोलनकारी जीवन में, निजी जीवन में आप समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जैसा भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपका कौन साथी है, कौन आपका साथी नहीं है? कब आपको आपके आंदोलन में कौन धोखा दे सकता है? आपकी जो बड़ी लड़ाई में कौन आपके साथ रहेगा, कौन धोखा देगा, इसकी पहचान बुरे वक्त में कर लेना ही उचित है। और ऐसे लोगों को से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बड़े आंदोलन में जब हम एक लीडर बनाते हैं और लीडर बनाने के बाद जब वो लीडर आपको धोखा देता है तो ये बहुत बड़ी चोट लगती है कि आप बहुत मेहनत करे थे, दिन रात एक कर दिया काम करने में, लेकिन धोखा कैसे दे दिया। तो ऐसे लीडरों की पहचान करना और ऐसे लीडरों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है साथियों। तो मैं उसी संबंधित आज मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। सर्वप्रथम आपको बता दूं, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के इस लाइव वीडियो में आज आपका मैं स्वागत करता हूं। और राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा संगठन बनाने के पीछे और मेरा राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा संगठन का जो उद्देश्य है वो है जल जंगल जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को व्यवस्थित तौर पर करने के लिए। क्यों? अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार, अन्याय अत्याचार शोषण भ्रष्टाचार, जातिवाद, नस्लीय भेदभाव और संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अमल करने के लिए राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा बना। अब बात यह जाती है, क्या ये संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों थी? दूसरा संगठन भी काम कर रहा है, उसमें जुड़ के हम काम क्यों नहीं कर सकते थे? ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा है उसका भी मैं आपको जवाब दे दूं। जब भी बात आती है जल जंगल जमीन की, तो आपने देखा होगा बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, चाहे किसी भी राज्य में, जब जल जंगल जमीन के लिए मरने की बात आती है तो उसमें हर वक्त आदिवासी मरता है, हर वक्त वो ट्राइबल कम्युनिटी का व्यक्ति मरता है। जल जंगल की लड़ाई लड़ते हुए मेरा ये मानना है और हम सबका ये मानना है, जल जंगल जमीन की लड़ाई एक समुदाय की, एक जात की लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई, क्योंकि उन जल जंगल जमीन से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये पृथ्वी जीवित है, ठंडी है, हम इसमें पूरे जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। किसके वजह से? जल जंगल जमीन, उस जंगल की लड़ाई की वजह से, उस जंगल की वजह से। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो मात्र इंसान के जीवन में बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरी प्रकृति में हाहाकार मच जाना। अगर जंगल खत्म हुए, पेड़ पौधे खत्म हुए, तो उसको बचाने की लड़ाई मात्र आदिवासियों की नहीं है, किसकी है? सबकी है। तो सब क्यों नहीं लड़ते? इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले जो संगठन होते हैं वो कोई ना कोई जातिगत या एक सामाजिक संगठन होने की वजह से सिर्फ एक जात समुदाय के लोग उसमें लड़ते और मरते हैं। छिंदवाड़ा जिले में गुलसी खुदवेली कांड हुआ, उसमें वन विभाग के लोगों ने 2 आदिवासियों को गोली मार के खत्म कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उनका ट्रांसफर होके बड़े ऊंचे पद में गए। वो ट्रांसफर होने के बाद पदोन्नति मिली। भाई ये क्या है? हर वक्त आदिवासी क्यों मरे? उस जंगल की लड़ाई सबकी लड़ाई है। पूरी इन्वायरमेंट को लेकर जो संगठन बने, इन्वायरमेंट को लेकर जो संस्था बनी है गवर्नमेंट की, उन लोगों का कर्तव्य, हर किसी इंसान का कर्तव्य है कि जंगल बचना चाहिए। लेकिन हर वक्त आदिवासी क्यों मरता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि एक जातिगत सामुदायिक रूप में वहां पर आंदोलन चल रहे हैं, सबको हम लेके नहीं चल पाते। मेरा ये मानना है मेरे साथियों। भ्रष्टाचार की बताइए आप, भ्रष्टाचार आज हर डिपार्टमेंट में, ट्रैवल डिपार्टमेंट में मैं आपको बता दूं, ट्रैवल डिपार्टमेंट में जिनकी औकात नहीं थी, अधीक्षक बनने की जो चपरासी थे, 2 लाख रुपए देके अधीक्षक बन के बैठ जाते हैं। भाई होस्टल अधीक्षक बनने की एक योग्यता होती है, एग्जाम क्वालिफाइड करना पड़ता है, लेकिन क्यों सीधा पैसा देके वो बैठ कर भ्रष्टाचार वहां बढ़ रहा है। राजस्व डिपार्टमेंट में देख लीजिए, फ्रॉड टाइप, जिसके नाम पे जमीन ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, चंद पैसा आप दे दो, हर चीज। राजस्व, स्वास्थ्य विभाग में आप देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में जो आयुष्मान कार्ड करके जो अभी चल रहा है, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत 5 लाख का निःशुल्क इलाज होना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल में क्या चल रहा है? फर्जी बीमार व्यक्ति को लाके 1 हफ्ते एडमिट करते हैं, 10,000 रुपए पकड़ाते हैं, उसका 5 लाख का बिल बनाकर गवर्नमेंट को बेचते हैं। ये भ्रष्टाचार हुआ। एक जाति समुदाय की लड़ाई नहीं है। शिक्षा की बात हम करते हैं। शिक्षा व्यवस्था आपने देखा, वर्तमान एजुकेशन व्यवस्था में पूरा अंधविश्वास को कूट कूट के भरा गया है, ताकि ये जो बच्चे ये पहली से लेके कॉलेज ग्रेजुएशन कर ले, पीएचडी कर ले, तो भी इनकी मानसिक गुलामी बनी रहे। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन इसलिए किया गया है। इसलिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अपने बेटे को एलएलबी कराने के लिए विदेश पहुंचाएंगे, वहां के चर्च और ईसाई मिशनरियों के स्कूल और कॉलेज में अपने बच्चों को एलएलबी कंप्लीट करवा के लाते हैं। जिनके पास पैसा, वो जो नेता जो बोलते हैं ये देश, हम बात करते हैं देश रक्षा की, हम बात करते हैं देश हित की, और वो बोलते हैं कि देश हमारे लिए सर्वोपरि, वो लोग अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने पहुंचाते हैं। विदेश से उनके बेटे पढ़ के आए हैं। और क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का जो पाठ्यक्रम है, पहली से लेकर जो बच्चे कॉलेज तक पढ़ते हैं, उनका जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, ये गुलामी के हिसाब से तैयार किया गया है। और यहाँ के बच्चे ये एजुकेशन पढ़ेंगे तो मानसिक रूप से गुलाम होंगे। उनका जो थिंकिंग लेवल है, जो दिमाग की सोचने की जो शक्ति, जो वास्ट विजनरी, दूर की सोचने की जो शक्ति है, वो खत्म होनी चाहिए। ऐसा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। ये सिर्फ एक जातीय समुदाय के लड़ने की लड़ाई नहीं है।
उसके बाद भी अगर हम देखें शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था हमने देखा, शिक्षा व्यवस्था हमने देखा, जल जंगल जमीन हमने देखा, भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम देख रहे हैं। सिर्फ एक जाति समुदाय का व्यक्ति खड़ा होता है। अरे भाई, किसी ने अगर किसी लड़की का बलात्कार किया है तो उसकी जाति देखने की जरूरत नहीं है। बलात्कारी बलात्कारी होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आदिवासी हो, कोई भी जात का हो। बलात्कारी की कोई जात नहीं होती। बलात्कारी सिर्फ बलात्कार होता है। उसकी सजा के लिए अगर उसको सजा नहीं मिलती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बचा के रखते हैं, तो हम सबका कर्तव्य बनता है, सभी जाति धर्म के लोगों का, कि भाई उस बेटी को न्याय दिलाना, उस परिवार को न्याय दिलाना। लेकिन हम वर्तमान में क्या देख रहे हैं? आदिवासी क्षेत्रों में कई लड़कियों के हमने देखा, बैतूल में, जबलपुर में और इधर साइड कुछ बच्चियों के बलात्कार हो गए और उनकी बलात्कारियों को जेल नहीं, उल्टी बलात्कार जिसका वो उसकी मम्मी को, उसकी माता जी को जेल में ठूंस दिया गया है। वहां कोई क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक जाति का सामुदायिक रूप से हम काम कर रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, आज वक्त आ चुका है, बात करते हैं संस्कृति की, तो संस्कृति होना चाहिए। संगठन कई प्रकार के होते हैं। सांस्कृतिक आपका संगठन होना चाहिए जो एक संस्कृति को लेकर चले, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, उसके सांस्कृतिक स्तर पर वो काम करेगा। कर्मचारी संगठन होते हैं तो कर्मचारी स्तर पर काम करते हैं। सामाजिक संगठन रहता है, एक समाज का संगठन रहता है, एक सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन हमें सर्व सामाजिक स्तर पर काम करने की जरूरत है। हमें जल जंगल जमीन के लिए सभी समाज के लोग अगर टूट पड़े ना, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन एक जात के लोग लड़ते हैं इसलिए झुकते नहीं है। तो साथियों, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि हम सब समाज के लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ सकें, भ्रष्टाचार की लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ सकें, शिक्षा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक साथ लड़ सके हम लोग, रोजगार के लिए कोई एक जात के लोगों के लिए सरकार सरकारी नौकरी नहीं निकालती, सबके लिए निकालती है, तो सब लोग मिलकर लड़ सकें। इसलिए मैं इस स्तर पर मैं काम कर रहा हूं। और मैं सभी संगठन के साथ किसी का विरोध नहीं करते। हर संगठन का अपना एक क्राइटेरिया, एक दायरा रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है, हम सभी लोग मिलकर लड़ेंगे तो न्याय मिलेगा। संविधान बचाने की लड़ाई की अब बात आती है। संविधान के लिए अभी हमने देखा नागपुर में वामसेप के कार्यकर्ताओं ने, वामसेप से जुड़े लोगों ने संविधान बचाने के लिए आरएसएस का हेडक्वार्टर को वो घेरा और उन्होंने बोला कि इस देश में संविधान होना चाहिए, हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। संविधान बदलने की संभावना है। कुछ लोग ने संकुचित मानसिकता बना चुके हैं, वो बदलने ही वाले। और आज के समय में आप देखेंगे संविधान लगभग आप देखेंगे 45 से 50% बदल चुका है, उस व्यवस्था में आ चुका है जैसी जिस व्यवस्था में वो लाना चाहते थे, फांसीवादी व्यवस्था में जिस प्रकार का संविधान होना चाहिए, लगभग 45% संविधान वैसा बन चुका है। उनने बना चुके, ढांचा बना चुके हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई ये सबकी लड़ाई है। वहां पर सिर्फ वामसेप का आंदोलन नहीं होना था, वहां सबका आंदोलन होना था और बोलना था। अगर कोई संगठन बैन करने, अगर जयस और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन को लोग बैन करने की अगर आवाज उठा रहे हैं, जो कि संवैधानिक रूप से काम करते हैं, लेकिन अब ऐसे संगठन को भी बैन करना चाहिए जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। अरे जो संवैधानिक मांगों के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, मैंने देखा जयस के कुछ साथियों को बोल दिया गया, भील प्रदेश के कुछ साथियों को बोला गया, अरे जो विदेशों से फंडिंग मिलती है इनको कुछ भी। मेरा ही मानना है, हमको ऐसे संगठनों को सपोर्ट करना चाहिए, संवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं। और ऐसे संगठन जो संविधान को खत्म करने के लिए काम करें, इनको ऐसे संगठनों बैन लगाने के लिए सामूहिक रूप से आवाज उठाना चाहिए। ये सर्व सामाजिक स्तर का काम है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, बहुत सारे साथियों ने ये कहा कि भाई तुम्हारा नाम देव रावण भलावी था, देव रावण भलावी से ऑटोमेटिक कैसे तुम देवी राम नाम पे आ गए? क्या तुम आरएसएस के भक्त बन गए? क्या तुम इनके हिंदूवादी संगठनों के चपेट में आ गए? उन लोगों को कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, लगभग 15 आईडी बंद हो चुकी है मेरी फेसबुक आईडी। मैंने इतनी आईडी मेरी बंद हुई है, 50,000 फॉलोवर होता है, 25,000 होता है और बंद हो जाती है। मेरे फेसबुक पेज कई बंद हो गए। क्यों हो गए बंद? क्योंकि उन पे जो नाम था देव रावण भलावी था और मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, मेरा जो डॉक्यूमेंट में नाम है, मम्मी पापा ने जो नाम रखा वो देवी राम रखा है। तो देवी राम नाम के डॉक्यूमेंट जब मैं अपलोड करता हूं उस फेसबुक में कि भाई ये मेरा है, मेरी आईडी है, ये फेसबुक में मैंने अपलोड किया, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बोले नहीं, तुम्हारा डॉक्यूमेंट में नाम देवी राम और फेसबुक में नाम देव रावण है, देव रावण नाम का डॉक्यूमेंट लिखा तब आईडी चालू होगी। तो मेरे लगभग 8 से ज्यादा, लगभग 15 करीबन आईडी मेरी बंद हो गई। तो मजबूरी में मुझे जो फेसबुक चलाना पड़ रहा है वो देवी राम नाम से चलाना पड़ रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, राम शब्द कोई एक हिंदूवादी नाम नहीं है, हमारा कल्चरल नाम है। देवी राम की जो अगर बात करें, राम शब्द ओनली राम शब्द की बात करूं, जैसे हमारे में सरनेम होते हैं मसराम, मसरा मड़ा, मरकाम, मरका मड़ा, कुमराम जो भीमू नाम आप सुन रहे थे, उसका नाम कोमुरम भीमू है, कोमुरम भीमू, उसको कुमराम भीमू कर दिए। मेरा कोई नाम जो है, हमारे जो माता पिता है, मम्मी पापा है, उनको जितना कल्चर का, जितना संस्कृति का नॉलेज था, उतना उस हिसाब से उन्होंने नाम रखा। उनकी मैं कोई गलती नहीं समझता, क्योंकि उनके पहले जिस प्रकार का आज जो माहौल है, जिस प्रकार के टीवी में सीरियल चलते हैं, लोग एकदम से अपनी अपनी संस्कृति भूल कर वैसी संस्कृति में फंस जाते हैं। हम कई लोग सिखा हुए हैं अलग अलग संस्कृति के नाम के, और हमारे घर परिवार में अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरी संस्कृति को मानना भी शुरू कर दी थी। आपके भी घर पे भी हुआ है। और अगली चीज मैं ये बोलना चाहता हूं, अब जो है लगभग 4-5 साल के अंदर अंदर हम पुनः अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए लगातार कदम हम बढ़ा रहे हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं अपनी संस्कृति। सिर्फ 4-5 साल, उससे पहले रहे होंगे बहुत सारे बुद्धिजीवी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? 5 साल पहले हम लोग गैर संस्कृति में फंसे थे। हम वो काम करते थे जो कि अंधविश्वास से परिपूर्ण है, आंख बंद करके उस काम में हम विलुप्त थे। लेकिन अब हमारे अंदर बदलाव आ रहा है ना, और आना भी चाहिए। और मेरा मानना है सबको इन सारी चीजों बदलाव होने चाहिए। लेकिन अब बात आती है रावण दहन को लेकर, बहुत बड़ा विवाद जगह जगह खड़ा हुआ। लगभग मेरे पास 12 से 15 युवाओं के फोन आए उस दिन जिस दिन रावण दहन, अरे दादा यहाँ झगड़ा हो गया, ये रावण को लेकर ये हो गया। उन सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, रावण हमारे पुरखा थे
और उनको हम मानते हैं, कोई आंगा पैन के रूप में मानते हैं, कोई खंडेरा में रावण गोंगो करते हुए मानता है। हमारी संस्कृति है, ये उस समय की संस्कृति है जब से दुर्गा पूजा स्टार्ट नहीं हुई थी, जब से दशहरा का शुरुआत नहीं हुआ था, उस समय से हम रावण गोंगो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को एक अलग तरीके से गैर संस्कृति ने मानना शुरू करी है। लेकिन रावण जो है ना, हमारी संस्कृति क्या कहती है, रावण की मूर्ति बना के पूजना और उसको ले जाकर विसर्जन करना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। मैंने अपने ही छिंदवाड़ा में कुछ साथियों को कुछ गांव में मैंने देखा कि हमारे लोगों ने, अब बात आती है ट्राइबल कल्चर की, आदिवासी संस्कृति किसे कहते हैं ट्राइबल कल्चर, क्या विशेषता है उसकी? तो ये विशेषता नहीं है कि आदिवासी संस्कृति में कभी मूर्ति बनाकर उस मूर्ति को सराहना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। और कुछ साथियों ने छिंदवाड़ा जिले के अंदर ये चीज चालू किया है। उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोग जो है पुरखाओं को पूजते हैं, साल में हम एक बार पूछते हैं अपने पुरखाओं को, एक त्योहार मानते हैं और साप्ताहिक रूप से हमारा हर त्योहार चलता है। अगर हमारा नवाखाई की अगर बात आई तो वो साप्ताहिक रूप से होती है, सप्ताह में एक बार आप मना सकते हैं, तो हमारा वो कल्चरल है। तो लेकिन रावण के नाम पे, रावण दहन रोकने के नाम पे बहुत सारे नए नए युवाओं पे एफआईआर दर्ज हुई है। कौन सामने आया? क्योंकि उनको पता है हम लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, हमें लड़ना आता है, इसलिए उन्होंने हमें फोन लगाया कि दादा हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं उन सभी साथियों को कहना चाहता हूं, फेसबुक के माध्यम से उन साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों के ऊपर रावण दहन को लेकर, इन सब चीजों को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, मैं उन ट्राइबल साथियों को खासकर बताना चाहता हूं, रावण दहन को लेकर, जो मेरे आदिवासी भाइयों, अगर रावण दहन को लेकर आपके ऊपर एफआईआर हुई है तो सबसे पहला सवाल यहां खड़ा होता है कि आपने ये कदम उठाया, अच्छी बात है, लेकिन रावण दहन, रावण हमारा पुरखा है, उसको जलाए ना, रावण को ना जलाएं। इसको लेकर खासकर जो हमारे भूमिका संघ जो है, हमारा कल्चरल संगठन जो बना हुआ, कल्चरल यूनियन जो बना, धार्मिक संगठन जो बना हुआ, सांस्कृतिक संगठन, इनका काम है, इनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि सामने आकर ये बोलना कि रावण हमारा पुरखा है और इसका दहन ना हो। अगर उसमें भी उनका अपना अपना तर्क भूमिका संगठन के लोगों को देना चाहिए, लेकिन नए उम्र के जो बच्चे जिनको कुछ पता नहीं है, ना रावण और रावण में अंतर पता ही नहीं है, कब से शुरू हुआ, क्या था क्या नहीं था, क्या है। आदिवासियों में जो कोयतुर समुदाय के लोग हैं वो आंधी रावण पेरी और आंधी रावण और सुकमा पेरी और आंधी रावण पेरी, और इन दोनों में क्या अंतर है, ये चीज, दोनों चीज उनको, हमारे वास्तविक जो अंतर है वो हमारे बच्चों को पता नहीं था। तो इनको मत डालिए, जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको इन चीजों में विरोधाभास वाली स्थिति में नहीं उतारिए। ये कल्चरल वाला जो काम है, जब भी कल्चरल बदलाव की बात होती है तो इसमें जो है भूमिका संगठन और हमारे सांस्कृतिक संगठन को आना चाहिए। हम काल्पनिक शक्ति को नहीं मानते। हाँ, इसमें सोमेश जी कह रहे हैं काल्पनिक रावण को कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल काल्पनिक रावण हो सकता है, क्योंकि हमारी संस्कृतियों को दूषित करने के लिए और हमारे जो प्रकृतिवादी जो त्योहार है, नेचुरल जो त्योहार है, हमारा फसल के ऊपर जो त्योहार बनते हैं, उन त्योहार को, क्योंकि हमारे हर एक त्योहार फसल के ऊपर निर्धारित होते हैं, हर एक त्योहार हमारे मौसम चक्रण के हिसाब से निर्धारित होते हैं, तो उन त्योहार को खत्म करने के लिए नए मनगढ़ंत त्योहार बनाए गए हैं। तो सोमेश जी से मैं कहना चाहता हूं, सोमेश मेश्राम जी, हो सकता है कि हमारा कल्चरल जो रावण है उसको दूषित करने के लिए नया ये लाया गया होगा, लेकिन जब से रावण दहन की शुरुआत नहीं हुई मेश्राम जी, तब से हम लोग जो है रावण गोंगो कर रहे हैं। हम लोग जो है आंगा पैन गोंगो करते हैं, हम लोग खंडेरा गोंगो हम करते हैं। हम वास्तविक शक्ति को मानने वाले लोग हैं, ना हम नास्तिक है ना हम आस्तिक है। हम वास्तविक शक्ति को मानते हैं, अपने माँ बाप को भगवान के रूप में, इस प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति के रूप में हम मानते हैं, नेचुरल पावर को हम मानने वाले लोग हैं। तो नए उम्र के जितने भी भाई लोग हैं उनसे मैं यही निवेदन करता हूं कि कल्चरल मूवमेंट को लेकर कोई भी ज्ञापन आंदोलन करने से पहले आप अपने कल्चरल जो संगठन है उन लोगों से जरूर संपर्क करें, उनसे जानकारी हासिल करें, उसके बाद विरोध में उतरें, क्योंकि इस वजह से आपको नॉलेज ना होने की वजह से कई बार हम देखते हैं गलत प्रकार से एफआईआर दर्ज हो जाती है। और मैंने अपना बताया कि मेरी इतनी सारी फेसबुक आईडी देव रावण नाम से वो बंद हो गई, क्यों? क्योंकि लोग रिपोर्ट कर देते थे। जब भी कोई फेमस होता है बोले देव रावण नाम इसका, रिपोर्ट करके उसको क्या कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, बोले फर्जी नाम है। मेरा जो डॉक्यूमेंट नाम है वो देवी राम है, उसको अपलोड करता हूं तो आईडी ऑन नहीं होती। इस वजह से ये सब समस्याएं शुरू होती है। तो मेरा ही मानना है, हम किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है, हम अपनी संस्कृति को मानते हैं, दूसरी संस्कृति का सम्मान करते हैं। और ऐसे ही इस देश में अगर हमें रहना है, जिस प्रकार से सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग हैं, तो हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए यहाँ पर रहना पड़ेगा। अगर हम इस प्रकार से विरोध में कुछ भी बोलते हैं, ये उचित नहीं है। किसी के भी धर्म का विरोध जो है, बहुत सारी गलतियां मैंने भी कर रहा हूं, आप लोगों से भी हुई होगी। हम कभी भी जो है किसी भी धर्म के खिलाफ सोशल मीडिया में और मंचों के माध्यम से बिल्कुल बयान मत कीजिए। अगर आपको कोई सवाल निशान है तो आप कमरे में बैठ के बात करिए, उन लोगों से बैठ के बात करिए, अपने समाज के लोगों से बात करिए। जिस धर्म को लेकर आपको सवाल, उस धर्म के जो मुखिया है उनके सामने बैठ के सम्मानजनक आप बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से खुलेआम विरोध करना ये कहीं ना कहीं एक दुश्मनी और धार्मिक सांप्रदायिक दंगा भड़काने का प्रतीक होता है। और संविधान में ये कहा भी गया है कि आप सांप्रदायिक दंगा नहीं भड़का सकते। तो इस देश में हमें चैन अमन से रहना है, तो एक दूसरे को सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नए उम्र के बच्चे, धर्म के नाम पे बहुत झगड़ा होता है, आप सभी लोग पता है, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, आदिवासी संस्कृति को मानने वाला हो, इसके नाम पे एक छोटी सी भी अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ ना, लोग एक दूसरे के गला गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के काम करना है, पढ़ना है, बढ़ना है और लड़ना है। और मैं बात कर रहा था राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा की, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया मेरा राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा संगठन बनाने का उद्देश्य यही था कि सर्व सामाजिक लोगों के साथ मिलकर धर्म की लड़ाई छोड़कर, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के अंतर्गत हम धर्म की लड़ाई नहीं लड़ते, धर्म की लड़ाई को छोड़कर अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार और जो जातिवाद और संविधान की स्थापना की जो बात है, इनके लिए व्यवस्थित तौर पर लड़ना सभी धर्म के लोगों के साथ।
और इन अन्य अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जल जंगल जमीन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक साथ मिलकर लड़ने के लिए हमने संगठन बनाया। हम धार्मिक रूप से अगर आपको काम करना है, जिसके लिए धार्मिक संगठन है, उसमें भी हमें व्यवस्थित तौर पर करना है। एकदम से खुला विरोध करने से जो हमारे साथ जिस बच्चा ने साथ में क्लास में पढ़ा होगा उससे भी हमारी दुश्मनी सिर्फ धर्म की वजह से हो जाती है, सिर्फ विचारधारा की वजह से हो जाती है। विचारधारा और धर्म को हमें अपने तक सीमित रखना है। अगर कभी बात करना भी है तो हमें व्यवस्थित तौर पे बैठ के बात करना है। अगर मंचों से और फेसबुक के माध्यम से हम लाइव आकर अगर किसी का अगर हम विरोध करते हैं, इसमें सांप्रदायिक दंगा भड़कता है और आपसी विभेद खड़े होते हैं। जिन लोगों के लिए हमने बहुत कुछ काम किया था, भले वो दूसरे धर्म का हो, लेकिन वो हमसे जुड़ा हुआ था, लेकिन इस प्रकार से एक दूसरे का विरोध करने की वजह से हम क्या हुआ, एक दूसरे पर दुश्मनी हुई। अब इसमें दिलीप सिंह जुवान सिंह मंडलोई का कहना है रावण भी हमारा ही पुरखा है, जिसको मध्य प्रदेश निवाड़ में पंडू राजा के नाम से, हाँ अलग अलग संस्कृति है। रावण की बात करें, रामायण की बात करें, रामायण 200 प्रकार की है, लेकिन हम जो पूछते आ रहे हैं वो रावण को हम करते हैं। रावण की भी अपनी एक संस्कृति, कुछ धार्मिक लोग रावण को मानते हैं, कुछ धार्मिक लोग रावण को मानते हैं। तो हमें अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार हमें संविधान देता है और सबको अपने अपने स्तर पे मानना चाहिए। अगर किसी की संस्कृति कहती है रावण जलाना, तो हमारी संस्कृति कहती है ना भाई रावण गोंगो करना, आंगा पैन यात्रा निकालना, आंगा पैन रावण गोंगो करसाड़ जतरा निकालना हमारी संस्कृति कहती है। रावण गोंगो करना, खंडेरा गोंगो करना हमारी संस्कृति कहती है। तो उनको उनका काम करने देर, हमको अपना काम करें भाई। अगर हम जिस चीज को पूछ रहे हैं हम अपना काम करें, अगर उसमें विभेद उत्पन्न हो। धर्मेंद्र भाई बोल रहे हैं अब तो अनुसूचित जनजाति के लोग रावण को अपना प्रतीक मान रहे हैं, देवी कृपया इन्हें समझाए। भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, इस बात को आप समझिए। धर्मेंद्र भाई का ये सही सवाल है कि रावण को अपना प्रतीक मान रहा है। इसको लेकर काफी विभेद है। इसको लेकर आदिवासियों संस्कृति के जो लेखक है उन लोगों ने भी रावण और रावण में अंतर बताया। मेरा ये मानना है सबको अपनी अपनी संस्कृति मानने का पूरा अधिकार है। अगर कोई रावण को जला रहा है तो आप रावण की गोंगो करें, कहीं ना कहीं एक दूसरे की सम्मान। अगर मेरा मानना है 10,000 लोग रावण को जला रहे हैं और वहीं पर 10,000 लोग रावण को गोंगो कर रहा है, कहीं ना कहीं दोनों लोग एक दूसरे की आस्था और इनके प्रति जब उनके अंदर ये बात आएगी कि यार ये गोंगो कर रहे हैं रावण की और अब रावण को जला, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आएगा। संस्कृतियों में परिवर्तन आता है, बैठ के चर्चाएं होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें बैठ के चर्चाएं होनी चाहिए। अगर रावण और रावण को लेकर जो विभेद खड़ा हुआ है, इसमें हिंदू धर्म के जो जानने वाले लोग हैं और जो ट्राइबल कल्चर को और जो लोग बहुजन विचारधारा के मानने वाले, इन लोगों को आपस में बैठना चाहिए और बड़े स्तर पर इनको चर्चा करना चाहिए और एक डिसीजन निकालना चाहिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कैसे हम अपने अपने स्तर पर अपनी संस्कृति को माने, इसके लिए चर्चा करना चाहिए। उसमें नए उम्र के लड़काओं को, नए उम्र के जो बच्चे उनको लड़ना उचित नहीं है। ये जो कोई भी सांस्कृतिक रूप में अगर कोई भी विघटन उत्पन्न हो रहा है, विभेद उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें बड़े स्तर पे जो मुखिया हैं, जो जानकार, उनको बैठ के इसमें कुछ समाधान, उचित समाधान निकल जाता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं निकला, सब समाधान निकल जाता है। तो इनको बैठ के समाधान निकालना चाहिए। लेकिन नए उम्र के जो हजारों बच्चे आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, गाली गुप्तार कर रहे हैं, थाने में FIR हो रहे हैं, ये कहीं से कहीं तक कदाचित उचित नहीं है। हजारों लोगों के लड़ने भिड़ने मरने से अच्छा है चंद बुद्धिजीवी लोग आपस में बैठ के इसमें उचित समाधान निकाले। तो मैं सिर्फ समाधान पे फोकस करता हूं। जिसमें भी अगर विरोध उत्पन्न हुआ है, जिसमें हम देखते हैं ना यार कई बड़े बड़े विवाद हैं, हम कोर्ट क्यों जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं? क्योंकि हम आपस में लड़ेंगे तो उसमें निर्णय नहीं होगा। तो हम कहां जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हम संविधान का सम्मान करते हुए संवैधानिक रूप से न्याय के लिए हम विश्वास रखते, संविधान में विश्वास रखते हुए हम न्याय की अपेक्षा करते हैं। तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय लेते हैं। अब भाई सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा उसका फैसला को मैं भी मानता हूं, सब धर्म के लोग मानते हैं। तो मेरा ये मानना है धार्मिक विवाद भी अगर आते हैं तो उसमें जो बड़े बुद्धिजीवी उनको बड़े स्तर पर बैठ के उन पर समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि यही उचित है। जैसे न्यायालय में फैसला होता है, वैसे धार्मिक जानकारों को आपस में बैठ के फैसला करना चाहिए और सबको, सभी धर्म के, दो धर्म के बीच में हो रहा है तो दोनों धर्म के युवाओं को वो फैसला बताएं कि भाई इस धर्म के लोगों ने ये तय किया था, इस धर्म को ये तय किया था, बीच का समाधान ये निकला और ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे, आपका भी इसमें आस्था का वो नहीं होगा। तो मेरा मानना इसका ही समाधान, नए उम्र के लड़कों को लड़ना, एक दूसरे को ताना देना, गाली बकना, ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। इसलिए युवा साथियों, आप जिस भी धर्म संस्कृति से हैं, अगर आपको लगता है कि इस धर्म संस्कृति से आपका यहाँ अपमान हुआ है, तो इसका आप बाकायदा धार्मिक भूमिका, पंडा, पुजारी, सब लोग इकट्ठे बैठ के इसका समाधान निकालें। अगर नहीं निकाल रहा तो इसके लिए हमारे पास न्यायालय है, न्यायालय में उसका फैसला करें। हम यहाँ अगर आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे में सांप्रदायिक दंगा होगा और अब होगा। अगला भाई प्रकाश जी कह रहे हैं कांति भाई आदिवासी क्योंकि अपना हक और लोग हाँ कांति भाई आदिवासी बोले क्योंकि अपना हक छीन रहे हैं लोग, जय भीम। अच्छा, कांति भाई ने कुछ सवाल किए थे कि मैं देख नहीं पाया साथियों। पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में बरेली लोग साटू रावण नाम से पूछते हैं। हाँ, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग क्षेत्र में हम देखते हैं यार। अब क्योंकि देश विभिन्नता में एकता की बात है, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां जीवित है, फल फूल रही है, खाने का तरीका, पहनने ओढ़ने का, पूजन पद्धति का तरीका सब अलग है। और बहुत सारे साथियों ने सवाल किया था आज फेसबुक लाइव के माध्यम से। अगर कोई साथियों के सवाल हैं तो जरूर करें। हाँ, धर्मेंद्र भाई बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया का माध्यम से आजकल सब अलग अलग हो रहे हैं, हम सबको अपना मानते हैं किंतु अन्य धर्म के लोग अपने आप को अलग मान रहे हैं, इसका दुष्परिणाम बुरा होता है। हो सकता है भाई, क्योंकि धर्म जो है एक अलग मकसद है, अलग मुद्दा है। तो मेरा ये मानना है इसमें जो धर्म के, जो संस्कृति के जो बड़े बुद्धिजीवी हैं, इनको आपस में बैठ के उचित फैसला करके हम सब लोगों को, हम सब युवाओं के बीच में रखना चाहिए। क्योंकि हम आपस में अगर तर्क लगाएं तो हम तो कुछ भी सोच लेंगे, कुछ भी निर्णय ले लेंगे, कभी भी कुछ भी कर लेंगे। तो हम अपने हिसाब से ना करें, सर्वमान्य हमारे मुखिया चुने और उनको इस बारे में जो विचार करना चाहिए। और कौन से साथी है?
अगले बोल रहे हैं, हाँ सोशल मीडिया, ठीक, हमारे तेलंगाना में बहुत सारे आदिवासी, क्या बोल रहे हैं भाई, एक मिनट दिख नहीं रहा है यार आपकी कमेंट। हमारे तेलंगाना में बहुत सारे आदिवासी बच्चों का नाम, तब हाँ बिल्कुल तेलंगाना में होगा ना, रावण, आप रावण रावण कर रहे हैं, सांस्कृतिक नाम है, बता तो रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे इतिहासकारों का रावण और रावण एक ही है, कुछ अधिकतर इतिहासकार बोलते हैं रावण और रावण अलग अलग है। तो इसमें जो इतिहासकार लोग हैं इनको बैठ के कुछ समाधान निकालना चाहिए। मेरा मानना है आपस में हम क्यों लड़े, हम तो बड़े जानकार नहीं है, और मेरे साथ जो नए युवा जुड़ रहे हैं वो तो बड़े जानकार नहीं है, लेकिन जो जानकार है उनको इस बारे में निकालना चाहिए समाधान, ताकि हम लोग आपस में ना लड़ें। भाई हम अपने काम में ध्यान दें, अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में ध्यान दें, हम उस चीज में फोकस करें ना। हम इन चीजों में अगर लड़ने लगेंगे, हम उसके जानकार भी नहीं, हम लड़ेंगे तो उसका क्या समाधान निकलेगा, उचित समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए सभी साथियों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि साथियों आइए, अन्याय, अत्याचार और शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर लड़े, तब इन पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में भी देख रहे हैं किस प्रकार से गड़बड़ हो रहा है। देवेंद्र बोल रहा है आदिवासी, हाँ देवेंद्र भाई आपका कहना अलग है, मेरा मानना है आपका अपना विचार है कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों का रावण अलग है, आदिवासियों का रावण अलग। मैं बता रहा हूँ ना, आपके हमारे विचार है, लेकिन उन्हीं धर्म के लोगों को आपस में बैठ के ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस विषय में चर्चा करें, और ये कहीं ना कहीं बैठते भी, और गवर्नमेंट को, जो कल्चरल डिपार्टमेंट को इस बारे में कुछ समाधान निकालना चाहिए, ताकि धर्म के नाम पे टीवी में डिबेट ना हो, धर्म के नाम पे टीवी में एक दूसरे को मारने काटने और इसकी धमकी ना दे, ये धर्म के नाम पे भड़काए ना, धर्म के नाम पे जो दंगे चल रहे हैं, जो विवाद चल रहे हैं, उनको बैठा के शांति से समाधान निकालना ये सरकार को करना चाहिए, जो भी सरकार हो, न्यायपालिका को ये करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है अभी, कैसे इसका समाधान निकल रहा है भाई, इसका समाधान निकल रहा है टीवी में डिबेट होता है, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक ईसाई और एक जो है वास्तविक संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति को बैठा के आपस में लड़वाते हैं। ये समाधान नहीं है, ये समाधान नहीं है। समाधान क्या है, इनको आपस में बैठा के उसमें कुछ ना कुछ उसका समाधान निकालना, कुछ रास्ता निकालना, लेकिन आपस में टीवीओ में लड़ाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत हो रही है। और ऐसे धार्मिक दंगों में बिल्कुल ना फंसें, और कभी भी अगर अपने धर्म संस्कृति को लेकर अगर आपको कभी भी विचार करना है तो आइए, बैठिए अपने लोगों के बीच में और व्यवस्थित तौर पर उनसे चर्चा कीजिए। बता रहे हैं ना, हम गोटुल संस्कृति को मानने, गोटुल परंपरा को मानने वाले लोग हैं, गोटुल शिक्षा को ग्रहण करने वाला व्यक्ति हूं मैं। हम वहां पर बैठेंगे, अपने लोगों के साथ बैठ के इसका चर्चा करेंगे, इस बारे में तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सब धर्म के व्यक्ति सोशल मीडिया में लाउड स्पीकर लगा के या फिर कहीं मंचों में अगर वो इस चीज का बखान करने लगे, चिल्ला चिल्लक बताने लगे, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और सांप्रदायिक दंगे भड़केगा। और रही बात आदिवासी जो संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं वो यहाँ के मूल निवासी है, मूलवासी है, वो अपनी संस्कृति और उनके हक अधिकार को दिलो जान से माने, आगे बढ़े। अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए हम शासन, प्रशासन, न्यायालय की मदद लेंगे। अगर न्यायालय न्याय नहीं करता तो उसके लिए हमारे पास सड़क खाली है। अब उसका दिलेश सिंह जी बोल रहे हैं, आप सभी युवाओं को जो सबसे फेमस और चर्चित व्यक्तित्व वाले जिन्हें सत्ता पर आना चाहिए या नहीं अभी के माहौल के अनुसार, और आना चाहिए तो वो किस पार्टी अनुसार आ सकता है और युवाओं को इस पर कार्य करना चाहिए राजनीति में। हाँ, आपका ये सवाल है, तो मेरा साफ सवाल है भाई, पार्टियां इतनी बड़ी हुई है, इतनी बनी है, किस पार्टी में जाए, किस में ना जाए, और किसी में चल भी गए तो कहीं हमारे लोग वो दूसरी पार्टी में जाकर बैठे हैं। तो मैं तो ये उचित समझता हूं कि अपना वजूद तैयार करें। कभी भी वोट अगर दें तो उस व्यक्ति को दें जो आपको लेके चल सके, आपके क्षेत्र को लेके चल सके। पार्टी देखो कभी वोट ना दें, व्यक्ति देख के दें, क्योंकि व्यक्ति अगर सही होगा, व्यक्ति अगर ईमानदार होगा, व्यक्ति अगर वफादार होगा, तो पार्टी से भी बगावत करके आप जनता का साथ देगा। मैंने ऐसे कई विधायक को मैं जानता हूं जो कई जिले में कई समय से विधायक है, और वो उनके लिए पार्टी मायने नहीं रखती, उनके लिए मायने रखता है उनका काम। और वो इतने दमदार है कि अगर उनको पार्टी टिकट भी नहीं देगी तो दोनों तीनों जो बड़ी बड़ी पार्टियां उनको दरकिनार करके वो अपने दम पे जी सकते हैं। तो मेरा मानना है, आप कभी भी अगर राजनीति में नए उम्र के युवाओं को अगर उतरने की अगर मंशा बनती है तो पहले अपना वजूद इतना बना ले कि आपके विपक्ष में दो बड़ी बड़ी 10 पार्टी में खड़ी हो जाए तो भी आपकी वोट बैंक को इतना सा भी फर्क ना पड़े। इतना वजूद बना ले। अगर आपका अपना खुद का वजूद है तो आप कोई पार्टी में जाए तो भी जीत जाओगे, नहीं जाए निर्दलीय खड़े होगे तो भी जीत जाओगे। पार्टी के नाम पे वोट मांगेंगे तो आप निश्चित हारेंगे, लेकिन अपने नाम पे वोट मांगेंगे, अपने काम के नाम पे वोट मांगेंगे, अपने वजूद के नाम पे और अपने व्यक्तित्व के नाम पे अगर आप वोट मांगेंगे और लोगों का विश्वास जीतेंगे तो आपको जिताने से कोई नहीं रोकेगा, आपको सत्ता में आने से कोई नहीं रोकेगा। तो मैं यही कहूंगा कि जिनको चुनाव लड़ना है, जो नई उम्र के लड़के हैं, अपना वजूद इतना बना लो, इतना मजबूत बना लो कि आरटी पार्टी वालों, मैंने कहीं देखा हूं अभी पार्टी के ही एक पार्टी के 2-2 कैंडिडेट खड़े हुए, बगावत करके, पार्टी से बगावत करके कुछ लड़के खड़े हुए तो उन्होंने अपने पार्टी के ही मेंबर को हराया और वो जीत गए। मतलब अपनी पार्टी को भी गलत साबित कर दिया कि उसका वजूद था। जिनका वजूद रहता है ना भाई, उनको कोई पार्टी नहीं हरा सकती। वो जिस पार्टी में उसी पार्टी से बगावत करके भी जीत जाएगा और फिर उसी पार्टी का समर्थन कर देगा, क्यों? अपने वजूद की बात होती है, इसमें अपनी बखत की बात होती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पार्टी में जाकर लड़ो, मैं ये कहूंगा अगर आपकी अपनी बखत है तो आपके पास कोई पार्टी नहीं भी रहेगी तो भी आप जीत जाओगे। और अगला, क्या
पार्टी वाले और संगठन वाले एक हो। अबे अरे यार यही चीजें हैं, आप हमेशा याद रखिए। अभी ओम प्रकाश जी ने ये सवाल पूछे, हमेशा याद रखिएगा भाई, सभी संगठन एक नहीं हो सकते। कैसे एक होंगे भाई? छात्र संगठन छात्रों का काम कर रहा है, कर्मचारी संगठन कर्मचारी का काम कर रहे हैं। अब तुम कर्मचारियों को छात्र संगठन का आंदोलन करने के लिए बोल दो वाला, छात्र कर्मचारी संगठन के लोगों को छात्र वाला काम करने के लिए बोल दो, कहां कर लेंगे? धार्मिक संगठन का होना जरूरी। अब धार्मिक संगठन के लोगों को तुम कर्मचारी वाला काम करने के लिए बोल दो। भाई हर एक संगठन होता है, उसका अपनी एक कार्य क्षेत्र होते हैं, कार्य सीमा रहती है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि सब संगठन एक हो जाएंगे, गलत। कैसे एक हो जाएंगे? किसान संगठन बना है, किसान संगठन और छात्र संगठन को एक कर दोगे क्या? भाई किसान संगठन किसानों के मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं और छात्र संगठन छात्रों के मुद्दे के लिए काम कर रहा है। सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है। धार्मिक संगठन धर्मों को लेकर काम करेगा, तो संगठन का होना जरूरी है अपने अपने कार्य क्षेत्र में। मैं बता रहा हूं, और कई साथियों ने बोले और इतना संगठन बनाने की आवश्यकता क्या? पहले संगठन का प्रकार समझिए। धार्मिक संगठन अलग होता है, कर्मचारी संगठन अलग होता है, छात्र संगठन अलग होता है और राजनीतिक पार्टी अलग होती है। ये सब अलग होता है। एक सामाजिक संगठन जो है एक समाज का भी होता है, और मैंने जो संगठन बनाया है वो सर्व सामाजिक संगठन है, सभी समाज का है, जिसमें धर्म को लेकर हम काम नहीं करते, बाकी सब मुद्दे को लेकर हम एक साथ आके काम करने के लिए एक स्रोत हम बना रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में सिर्फ एक जाति धर्म के लोग ही आंदोलन करते हैं और बाकी लोग उतरते नहीं। अगर ओबीसी महासभा का आंदोलन होता है तो सबसे ज्यादा ओबीसी महासभा के ही लोग रहते हैं। जायज का आंदोलन होता है तो सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के रहते हैं। एक क्योंकि ये पर्टिकुलर एक संगठन है, एक सामुदायिक संगठन है। लेकिन कैसे हम सब लोग एक उसके नीचे आए, एक संगठन में मिलकर कैसे इन बिंदुओं पे काम करें? किन बिंदुओं पे? अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, जातिवाद के खिलाफ और जल जंगल जमीन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के सुव्यवस्थित के लिए। क्योंकि ये जो लड़ाई है हम सबकी लड़ाई है, क्योंकि नौकरी सिर्फ एक जाति के व्यक्ति को नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। उसके लिए सभी को लड़ना पड़ेगा और सबका अपना अपना काम है, कभी भी मिक्स करने की कोशिश ना करें। और अगला साथी हमसे पूछ रहे हैं राहुल डामर जी, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में अभी खींचतान बहुत सोशल मीडिया पर चल रही है, आपस में बैठकर सामंजस्य स्थापित क्यों नहीं हो रहा है? भाई गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो बहुत सारे सवाल होते हैं और खींचतान संगठनों में होती है, हर संगठन में खींचतान होती है। लेकिन कहीं ना कहीं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में जो सवाल और निशान खड़े हो रहे हैं, जैसे मैंने गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन क्यों छोड़ा था? क्योंकि मैं, याद रखिएगा, बहुत सारे साथियों को मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ लोगों ने बोला भाई तुम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को छोड़ के दूसरा इसमें कहा गए। भाई कारण होता है यार, बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी चीज का। हम ऐसा जो है, कुछ लोगों ने बहुत गालियां दिया, मैंने उनको जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन लोग मुझे कितनी गाली देते हैं, कौन अपने कौन पराए, कौन मुझे समझते, कौन मेरे पे विश्वास करते, कौन नहीं करते। ये चीज मैंने देख लिया। मैं आपको बताता हूं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन क्यों छोड़ा। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं छात्र के आंदोलन को लेकर कम काम करता था और समाज में, सभी समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर ज्यादा काम करता था। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन और छात्र संगठन का जो नियमावली है उसके अंतर्गत यही कहा गया है कि आप छात्रों के मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठाएं। लेकिन मेरा काम जो है छात्रों का कम था। मेरा काम था अगर कोई थाने में गड़बड़ हो गया तो वहां जाके आंदोलन करना, कोई जमीन छीने वहां जाके आंदोलन करना, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया, किसी महिला के ऊपर लात मार दिए, ये कर दिए, तो वहां पर जाके आंदोलन करना। तो मैं क्या सामाजिक स्तर के जो आंदोलन थे उनमें मैं ज्यादा इन्वॉल्व था। तो उस वजह से गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जो बड़े पदाधिकारी उन्होंने बोला कि देवरावन तुम छात्र को लेकर काम करते हो और तुम समाज के लिए ज्यादा आंदोलन करते हो और इसमें एफआईआर भी तुम्हारे ऊपर हो जा रही है। और ये बात सत्य है, अगर एफआईआर मेरे ऊपर हो रही है और मेरे साथ एक दो लड़के जुड़े होंगे, अगर उनके ऊपर भी एफआईआर हो गई तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से उस समय ही मैंने इस्तीफा दे दिया और साफ मैंने कहा था भाई मेरा जो काम है वो मात्र छात्र स्तर का नहीं है, मैं सभी क्षेत्रों में काम करता हूं। अगर मेरे पास कोई छात्र आएगा उसकी भी मदद करूंगा, मेरे पास कोई दूसरे जाति का व्यक्ति आएगा उसकी भी मदद करूंगा, मेरे पास जमीन वाला मैटर आएगा, आंदोलन करने की बात आएगी, उसके लिए भी आंदोलन करूंगा। लेकिन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में यही कहा गया था आंदोलन करने से पहले पूछना है। हर जगह तुम आंदोलन नहीं कर सकते, अगर आंदोलन करते तो एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होगी, पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर एफआईआर दर्ज होगी, उसके जिम्मेदार कौन होगा? तो मैंने कहा भैया इससे अच्छा मेरे को लोगों ने एडवाइस दिया कि आप जो है छात्र संगठन में काम मत करो, या फिर मेरे ऊपर यही प्रश्न चिन्ह बार लगता है कि देवरावन तुम बहुत आंदोलन करते हो, तुम्हारे ऊपर। मैं जेल भी में रहा, मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में था तब मैं 22 दिन जेल में रहा हूं। मैं मलाल डाना घटना जिसमें प्रीति मिश्रा जी ने एक आदिवासी बच्ची को लात मारी, तो उस मामले में 22 दिन में जेल में रहा। मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का प्रदेश प्रवक्ता था तब। उस समय भी मैं एक छात्र था और मेरे ऊपर यह मामला दर्ज हुआ। कहीं ना कहीं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन पे प्रश्न चिन्ह लगने लगा। वो पदाधिकारी बोलने लगे कि भैया तुम इससे अच्छे सामाजिक संगठन में काम करो, तुमको अगर काम करना है तो तुमको छात्र संगठन के लिए काम करना पड़ेगा और छात्र हित में और उसी क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। ये सब करना है तो तुमको ये छात्र संगठन छोड़ो। इसलिए मैंने जीएसयू छोड़ा था। और मेरे को किसी को तोड़ने के लिए जीएसयू नहीं छोड़ा। जिन बेवकूफों ने मेरे को उल्टा सीधा शब्द बोले ना, जिनने बोले जीएसयू तोड़ रहा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, याद रखना मैंने जीएसयू को कभी तोड़ने की मंशा नहीं किया था। मैंने ये सोच के जीएसयू छोड़ा था कि मेरी वजह से कोई दूसरे बच्चे पे एफआईआर दर्ज ना हो। इसलिए मैं सभी जीएसयू के साथियों को बोलना चाहता हूं कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को तमाम पदाधिकारियों तक बात पहुंचाए और उनके कहें कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को तोड़ने के लिए देवरावन नहीं, अगर तोड़ने की बात आती है उसके लिए अलग फार्मूला था। लेकिन मैंने कभी जीएसयू को तोड़ने की कभी दिमाग में सोची भी नहीं थी। लेकिन मेरे को लोगों ने जानबूझ के गाली दे दे के ये शब्द बोले, उससे मैंने अपने और पराये की मैंने पहचान किया और मेरे को ये बात समझ में आई। और मैं उसके बाद जब मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आया तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में मेरे बहुत सारे सवाल थे। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था बलबीर सिंह तोमर जी, जिन्होंने गलत प्रकार से गाली गुप्तार टाइप के जो शब्द हैं सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। मैंने एक ही सवाल किया था, जब मैंने जीएसयू छोड़ा तो मैं क्या करूंगा? जैसे अभी धर्मेंद्र भाई बोल रहे राजनीति में आ जाओ मजा आ जाएगा। धर्मेंद्र भाई मैं आपको बता दूं,
गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में जब मैं काम किया तो समाज हित में मेरे को काम करना था, इस वजह से मैंने गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को मजबूरी में छोड़ना पड़ा। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के बड़े पदाधिकारी मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था, इसके लिए मैं कोई वो नहीं है। जो दबाव रामजीत पे बने होंगे हो सकता है वैसे दबाव मेरे ऊपर बनाया गया कि मेरे को बार बार ये बोला गया कि तुमको अगर समाज हित में काम करना है तो सामाजिक संगठन में जुड़ो, अगर जीएसयू में काम करना है, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में काम करना है तो तुमको छात्र हित में और व्यवस्थित तौर पर इतने इतने आंदोलन करोगे। मैं बहुत आंदोलन किया हूँ और ये चीजें जो है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के हो सकता है बायोलॉजी में भी नहीं था इतना आंदोलन करना कि हर जगह आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन मैंने किया, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में मैं गया तो वहां बलबीर सिंह तोमर जैसे लोग जो गलत प्रकार की मानसिकता रखते हैं उनके खिलाफ जब उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति भोपाल में जब सवाल खड़ा किया गया तो साफ मुझे वहां पर भी मैंने उनसे पूछा कि भैया इस व्यक्ति को निकालो, जो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो। हमारे साथ मैंने बार बार बोला, एक सवाल कर रहा है साथियों, मैं बार बार यही बोला, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन कभी तोड़ने की मंशा नहीं थी देवरावन की। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से इसलिए निकला था, मैं फिर से दोबारा दोहराना चाहता हूं, इसलिए निकला था क्योंकि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारी ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों ने मुझे कहा कि देवरावन तुम समाज हित में ज्यादा काम करते हो, छात्र हित में कम, इसलिए तुमको सामाजिक संगठन ज्वाइन कर लेना चाहिए। और उसकी मैंने भाई कौशिक भाई से और कुलस्ते जो प्रताप कुलस्ते थे उस समय के तत्कालिक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना स्टूडेंट, उनसे मैंने इस बात को शेयर किया था, उनको भी ये बात पता है। तो मैंने गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन बकायदा छोड़ा और मैंने उसमें कारण कुछ गलत कारण नहीं लिखा, तो मैंने ये छोड़ा कि मैं अपने निजी कारणों से गोंडवाना स्टूडेंट छोड़ रहा हूं कि मेरी वजह से कोई छात्र के ऊपर एफआईआर दर्ज ना हो। क्यों? क्योंकि मैं लड़ने भिड़ने वाला हूं, भले एफआईआर हो जाए, कुछ हो जाए, जेल जाना पड़े, अगर कहीं गलत हुआ तो उसके खिलाफ मैं लड़ता हूं। बात करते हैं पार्टी की, उसके बाद मैंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज्वाइन किया। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में बलबीर सिंह तोमर जैसे लोगों के ऊपर भोपाल में वहीं के उनके जो जिला अध्यक्ष है भोपाल के, उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि बलबीर सिंह तोमर के द्वारा ये गैर संवैधानिक काम किया गया है, जो गैर आदिवासी के जो आदिवासियों के ऊपर गलत प्रकार से टिप्पणी की गई है, तो उनको ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के लिए थाने में एफआईआर करने के लिए गए थे। ये मैं नहीं गया था, उनके जिला अध्यक्ष खुद गए थे, लेकिन बलबीर सिंह तोमर जी जो है उनको पार्टी से नहीं निकाला गया। क्यों? क्योंकि बलबीर सिंह तोमर जी को बहुत सारे काले चिट्ठे पता थे और इस प्रकार की कई बार उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए कि ये दारू पीते हैं, देवरावन कभी दारू पीता, सबको पता है। जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं, बचपन से रहे हैं, रूम में रहते हैं, मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते हैं, बहुत सारे कॉलेज वाले साथ, कभी दारू नहीं पीता। लेकिन तोमर जी ने रिकॉर्डिंग में कहा था कि देवरावन दारू पिया कार्यालय में आके, कभी दारू नहीं पिया देवरावन ने, कसम खवाया। मैंने कई युवाओं को देवगढ़ के किला में ले जाके 500 600 युवाओं को मैंने कसम खवाया था कि बोलो भाई मेरे दारू नहीं पियोगे। मैं नशा मुक्ति के खिलाफ में आंदोलन छेड़ने वाला व्यक्ति, मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाए। मैंने उनके ऊपर संगठनात्मक कार्रवाई की जब मैंने बात उठाई, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने उसमें किसी भी प्रकार से कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, उससे मैं नाराज था। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों से मैंने यही कहा कि अगर बलबीर सिंह तोमर को अगर पार्टी से तुम नहीं निकालते हो, बलबीर सिंह तोमर यही कह रहा है कि अगर मेरे को पार्टी से निकाले तो काला चिट्ठा निकाल के रख दूंगा सबका, और मेरे को कोई निकाल नहीं सकता। ये बात बोली गई थी। एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है। ये बात बोली गई थी और उसमें मैंने साफ कहा कि भाई मैं पार्टी ज्वाइन, मैं इस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं और मैंने सविहार रूप से इस्तीफा दिया। अगले साथी बोल रहा है साधना लाइव वीडियो के माध्यम से बताया कि महिलाओं को किसी प्रकार का सम्मान नहीं करते। भाई अब साधना जी ने बताई है, उससे संबंधित उन्होंने जो बोला है उनके हिसाब से उनके ऊपर जो बीता उन्होंने मैं बोला, मेरे ऊपर जो बीता था मैंने वो आपको बताया। अब उनके द्वारा कहे गए कथन उन्होंने सारे प्रमाण के साथ रखा और उनके ऊपर जो हुआ उन्होंने वो बताया। तो ये सवाल आप उनसे कर सकते हैं। मैंने अपनी बात मैंने कहा और अगले बात बोला अच्छी पार्टी से जोड़ो देवी। धर्मेंद्र भाई, मैं कोई पार्टी से नहीं जोड़ना चाहता। मेरा ये कहना है कि अगर कभी भविष्य में अगर राजनीति में आने का भी रहेगा तो अपना वजूद बनाऊंगा और अपने वजूद के हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। अगर दम होगा मेरे पे तो चुनाव जीत जाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं जीतूंगा कभी, क्योंकि मैं नौकरी तो मुझे करना नहीं है। मैं वकालत करता हूं और मैंने फुल टू फुल मूड जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए उतार रहा हूं। मैंने ये भी बताया था सभी साथियों को। मेरे से एक साथी ने और सवाल पूछा था, कहा था कि क्या तुम कौन सी पार्टी में जाना सही है नए युवाओं को, तेजस्वी युवाओं को। मैं बार बार ये कहता हूं, अगर आपकी बकत है तो आप सब पार्टियों को हरा दोगे और अपना वजूद है तो आराम से तुम जीत जाओगे। क्योंकि ऐसे कई विधायक है, कई एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़के जीत के दिखाया और बताया कि मेरा वजूद था, मेरे पे लोग विश्वास करते थे, मेरी बकत थी, इसलिए मैं जीता और पार्टी के लोग बाकी लोग हार गए। तो अगर आपका वजूद है तो आप पार्टी में रहे तो भी जीतोगे, बिना पार्टी के खड़े हो तो भी जीतोगे। कोई माइकल लाल आपको नहीं हरा सकता अगर आप में दम है, आप में बखत है। तो इसलिए साथियों, मैं स्वतंत्र हूं और मैं राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के माध्यम से काम कर रहा हूं, उसमें सबका स्वागत है। मैं ये नहीं देखता कौन सी पार्टी के लोग राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा में आ रहे हैं। मेरा मानना है अन्याय अत्याचार शोषण भ्रष्टाचार सब समाज के ऊपर हो रहा है। आओ सब लोग मिलकर आवाज उठाते हैं। हॉस्पिटल में जो घपले हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल में जो पूरी दवाइयां मेडिकल में सेल हो रही है, अनाम सन्नाम पैसा आ रहा है और उन पूरा पैसा का आयुष्मान कार्ड के नाम के पैसा को घपला कर दे रहे हैं। ऐसे मुद्दों पे आओ हम लड़ते हैं, स्वास्थ्य सुविधा सुधारने के लिए, शिक्षा सुविधा सुधारने के लिए। आओ हम बैकलॉग पद के लिए लड़ते हैं। जैसे बहुत सारे साथी आंदोलन कर रहे हैं, बैकलॉग पद जो कि हमारे ऑलरेडी बैकलॉग पद है उन पे नियुक्ति हो, और जिन साथियों की नियुक्ति नहीं हुई है एग्जाम निकाल लिए, आओ इनके लिए हम लड़ाई लड़े। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए, जल जंगल जमीन और प्राकृतिक सौंदर्य को व्यवस्थित करने के लिए आओ मिलकर लड़ें। बस इसी उद्देश्य से मैं राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा में काम कर रहा हूं। और मैं कहीं भी अगर गलत होता है, किसी भी संगठन में अगर गलत होता है, जैसे आज किसान संघर्ष समिति की बैठक थी, वहां पर जो विस्थापित किसान थे उनको मुआवजा नहीं दिया गया, मैं वहां जाके खड़ा हो। क्यों? जहां अन्याय अत्याचार होता है वहां पर जाके ये मत देखिए कौन से संगठन का आंदोलन हो रहा है। अरे जो भी संगठन का आंदोलन हो, अगर वहां पर अन्याय के खिलाफ अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनके साथ जाएं खड़े और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। इसमें
सर्व रावण जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। भाई मैं किसी पार्टी ज्वाइन करने को उसमें नहीं हूं। अगर अपना वजूद है तो हम लोग अपने वजूद के हिसाब से लड़ेंगे, जीतेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, सामाजिक स्तर पर काम करेंगे, आपके विचारों के कारण ही। साथियों मैं वही बोल रहा हूं, मैं किसी को पाबंदी में नहीं रखता और राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा सर्व सामाजिक संगठन है, किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है। भाई एक होता है, मैं बताऊं, एक होता है सर्व सामाजिक संगठन जिसमें सभी जाति समुदाय के लोग हो, तो मेरा वो संगठन है। दूसरा होता है एक समाज का संगठन जिसमें एक जाति एक धर्म के लोग रहते हैं। जैसे कि एक जाति एक धर्म के लोग, जय आदिवासी युवा शक्ति जयस करके संगठन है, उसमें जो है जय आदिवासी मतलब एक जाति का संगठन है, एक समुदाय का संगठन है। ओबीसी महासभा जो है ओबीसी वर्ग के लोगों का संगठन है, उसमें एसटी और एससी के लोग उस संगठन में नहीं है। जो संगठन होते हैं एक होते सर्वसामाजिक, एक होते पर्टिकुलर एक सामाजिक, एक होते छात्र संगठन, उनका अपना काम होता है, एक होते कर्मचारी संगठन, एक होता है भूमिका और सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन, एक होता है राजनीतिक पार्टी। सभी संगठन होते हैं और अपने अपने स्तर पर सबका होना जरूरी है, क्योंकि अगर छात्र संगठन नहीं हुआ तो छात्रों की आवाज कौन उठाएगा? कर्मचारी संगठन नहीं हो तो कर्मचारी को वेतन और उनसे संबंधित जो समस्या ट्रांसफर वाली उनको कौन उठाएगा? किसान संगठन है भाई, किसान संगठन का होना जरूरी है। अगर किसान संगठन नहीं होगा किसान की आवाज कौन उठाएगा? किन्नरों के संगठन है, उनका संगठन में उनकी आवाज उठा, मतलब हर एक संगठन रहता है और हर किसी का अपना कार्य क्षेत्र रहता। मैंने जो संगठन बनाया वो किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है। आप राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा में जुड़ने के बाद आप अपने जातिगत संगठन से जुड़ सकते हैं, धार्मिक संगठन से जुड़ सकते हैं, आप राजनीतिक पार्टी जुड़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा आप हम लोग भले ही टाइम लगेगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ना उसके लिए हम शिक्षण प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। अन्य अत्याचार के लिए व्यवस्थित तौर पे कैसे लड़ना उसके लिए शिक्षा प्रशिक्षण हम ग्रहण करेंगे। जल जंगल जमीन को व्यवस्थित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक तरीके हैं, कौन कौन से नियम कानून और जजमेंट जो पास हुए, उन तमाम जजमेंट को पढ़ के हम संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। इसलिए मैं व्यवस्थित तौर पर काम करना चाह रहा हूँ और मैं संगठित होकर ही हम काम कर सकते हैं। स्वतंत्र होकर हम अकेले घूमते रहेंगे लेकिन हमारे साथ युवा लोग जुड़ेंगे नहीं, और मेरा यही मानना है और मेरा हर एक यही उद्देश्य रहता है। जो साथी मेरे साथ जुड़ा है सबको मैंने एक बात बोला कि आप अपने क्षेत्र में हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ कैसे लड़ोगे। मैं सिर्फ आपको ये सिखाना चाहता हूं। मैं आपके क्षेत्र में आकर लड़ूंगा, मैं ये नहीं सिखाता। मैं ये सिखाता हूं कि आप खुद अपने क्षेत्र में कैसे लड़के न्याय दिलाओगे। 5 जिला के लोग एक जिला में इकट्ठे होकर कैसे न्याय दिलाए ये नहीं सिखाते। हम ये कहते हैं कि तुम अपने जिला में ही रहकर अपने ही जिला के लोगों के साथ कैसे व्यवस्थित तौर पर आंदोलन करो। मैं बात करता हूं जितना मेरे अंदर ज्ञान है, जितना मेरे अंदर नॉलेज है, चाहे इतना हो या इतना हो, उतना नॉलेज मैं सामने वाले व्यक्ति को देता हूं और बोलता हूं कि भाई अपने क्षेत्र में तू आवाज उठा। तेरे घर में हो, तेरे परिवार में हो, तेरे मोहल्ले में हो, तेरे जिला में हो, ब्लॉक में हो, जहां पर भी रहता तुम अकेले लड़के कैसे न्याय दिलाओगे। मैं ऐसे योद्धा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी का विरोध नहीं करता और सभी संगठनों का सम्मान करता हूं। किसी भी संगठन का अगर आंदोलन होगा, अगर हमें लगेगा कि वो आंदोलन वो कर रहे हैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ कर रहे हैं, तो देव रावण भला भी ये भूल जाएगा कि मैं कोई संगठन में उस संगठन में जाके खड़ा होऊंगा, उनके साथ न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ूंगा। मैं इसी मानसिकता के साथ काम कर रहा हूं। हाँ, हो सकता है मेरे से भी बहुत सारी गलती हो, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं, नए उम्र का हूं, नए चीजें मैं सीखता हूं। साथियों मेरे से भी बहुत सारी गलती होगी, उन पर मैं सुधार करूंगा। अगर ऐसी कई गलती हुई हो तो आप सभी साथियों को मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आपसे क्षमा मांगता हूं अगर कोई भी ऐसे अनजाने में गलती हुई हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूं और हर इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। अगर जो इंसान काम नहीं करता उससे गलती नहीं होती, तो मेरे से मैं काम करता हूं, मेरे से बहुत गलती हुई होगी। तो अनजाने में जिन साथियों को मेरी वजह से दिल दुखा हो, जिन साथियों को मेरी बात बुरी लगी हो, उन साथियों को मैं इतना ही कहूंगा कि मैं आपका कोई दिल दुखाने का उद्देश्य और मकसद मेरा नहीं है। मैं किसी भी प्रकार से किसी भी लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहता। अनजाने में दुखा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और मैं पुनः अपने उन सवाल का जवाब दे देता हूं। देवी राम से देव रावण आईडी इसलिए बनाया क्योंकि मेरी आईडी 8 से ज्यादा आईडी बंद हो चुकी है और मेरा डॉक्यूमेंट्री जो नाम है वो देवी राम है, और उस नाम से अगर चलाऊंगा, अगर वो आईडी बंद होगी तो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा, मेरी आईडी पुनः चालू हो जाएगी। और ये चीजें फेसबुक की नई गाइडलाइन है, इस वजह से मैंने किया, इसलिए क्षमा प्रार्थी। और मेरा जो नाम है देव रावण भला भी मेरा कल्चरल नाम है, ये मैं अपनी संस्कृति को इस माध्यम से दिखाता हूँ और मेरा डॉक्यूमेंट्री नाम ये है। और हमारे मम्मी पापा कल्चरल रूप से उसने जागे नहीं थे, इस वजह से उनसे भी बहुत सारी गाइड उन्होंने हमें की, बहुत सारी जानकारी हमें नहीं दे पाए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारी जो प्राचीन प्रकृतिवादी परंपरा है, संस्कृति, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और यही कहूंगा कि जो भी साथी मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों से कहूंगा, आपका अपना संस्कृति होगा, आपकी अपनी भाषा रही होगी, आपका अपना वजूद रहा होगा, आप अपने वजूद के बारे में पता करें, अपनी संस्कृति के बारे में पता करें। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हैं, अगर जो इस देश का डीएनए है, जिसका डीएनए इस देश से मिलता है, जो इस भूखंड का मूलवासी है, तो उसकी प्राचीन संस्कृति जीवित है। और जिसकी संस्कृति जीवित नहीं है, प्राचीन परंपरा जो जीवित नहीं है, कहीं ना कहीं वो उसको अदर कैटेगरी में डाल दिया गया है। कहने का मतलब यही है, आदिवासी वही है जिसने अपनी प्राचीन संस्कृति को बचा के रखा है, और आदिवासी वो नहीं है जिसने अपनी संस्कृति को भूल गया। मतलब जिसने संस्कृति को बचा के रखा वो आदिवासी, जिसने संस्कृति को बचा के नहीं रखा वो गैर आदिवासी। सिर्फ इतना सा अंतर आप समझ जाइए। और अगले साथी बोल रहे हैं अर्जुन भटके जी, बहुत सारे संगठन बने हैं, आम आदमी किसके साथ खड़ा रहे। अर्जुन भटके जी, आप पुनः मेरे वीडियो फिर से देखिएगा, मैंने जवाब दे चुका हूं। दादा गौंडमाना स्टूडेंट यूनियन पार्टी के बारे में कुछ और खेल समझा सकते हैं। मैं पार्टी और किसी गौंडमाना स्टूडेंट यूनियन कोई पार्टी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनके व्यक्तिगत तौर पे या फिर जो भी था, मैंने शुरू में अपने वीडियो में पूरी चीज बताया हूं दुर्वे जी। और जहां तक कि मैं यही कहूंगा कि जो पार्टियां चल रही हैं, विभिन्न प्रकार की पार्टियां चल रही है, भाई ये 2 पार्टियां हैं, एक ही समाज की, एक ही जाति समुदाय के लोगों की, या एक ही चीज को लेकर काम करती है। उन पार्टियों को एक होकर काम करना चाहिए तो ही बढ़िया है, क्योंकि एक होकर ये काम नहीं करेंगे तो वोट बटेगा और उनका हारना निश्चित है।
दो छात्र संगठन बने हैं तो भाई वो कंपटीशन कर रहे हैं, वो आपस में बट रहे हैं। दो सामाजिक संगठन बने आपस में बट रहे हैं। मेरा सर्व सामाजिक संगठन है, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ में काम करता हूं और मेरा यही मानना है कि बहुत ही कम सर्व सामाजिक संगठन बने। हम धार्मिक मुद्दे में बस काम नहीं करते, बाकी सभी मुद्दे में हम काम करते हैं। इसलिए सब संगठन का होना जरूरी है, बहुत सारे संगठन का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र है। मैं शुरू में बता चुका हूँ, किसान संघर्ष समिति तो किसानों का कार्य क्षेत्र अलग है और हमने देखे कोयला खदान वाले जो लोग हैं उनका अपना एक संगठन है, उनका भी जरूरी होना। छात्र संगठन उनका भी जरूरी है, सांस्कृतिक संगठन होना भी जरूरी है। और इसके अलावा जो है महिलाओं को लेकर जो बहुत सारी विक्रिया चल रही है तो महिलाओं के संगठन होना जरूरी है। हर एक संगठन का होना जरूरी है, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक दूसरे का आप विरोध करो वो गलत है। सब संगठन का होना जरूरी, मिलके काम करो ना यार। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है कि एक ही संस्था से संचालित कई हजार संगठन कभी लड़ते नहीं है। अगर हम आपस में लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो इसमें प्रश्न चिन्ह लगता है। और जैसे कि अभी श्रीराम दुर्बे जी ने कहा है कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन और पार्टी के बारे में कुछ और कहें, तो मैं साफ यही बोलना चाहता हूँ, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक छात्र संगठन है, वो अपने दायरे में काम करें और राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा सर्व सामाजिक संगठन हम अपने दायरे में काम करेंगे। भाई जरूरत पड़ी, अगर कभी, अब मैं भी छात्र हूँ तो भाई मेरे को अगर कभी आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जिससे मैं जुड़ा था मैं उसी के पास जाऊंगा ना, क्या दिक्कत है उसमें? जिन बेवकूफों को लगता है कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के लोग नहीं जुड़ सकते और राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के लोग गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में नहीं जुड़ सकते और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय क्रांति में नहीं जुड़ सकते, तो एक नंबर के संकुचित माइंड के और उनका दिमाग सीमित हो चुका है, ये मान चलो। ये देवरावन जो भलावी है ये छात्र हैं, तो छात्र हूं तो भाई मेरे कभी छात्र वाली समस्या आएगी तो मैं छात्र संगठन के लोगों के पास जाऊंगा ना। तो जो मेरे साथ खड़ा रहेगा मैं उसके पास जाऊंगा, जो मेरे साथ खड़े नहीं उसके साथ नहीं जाऊंगा। तो मैं ही कहना चाहता हूं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन वालों से, भाई अगर मेरा साथ दोगे तो आपके साथ खड़ा हूं। मेरा सर्व सामाजिक संगठन है ना, आपके छात्र संगठन का कॉम्पिटिटर नहीं हूं, मैंने दूसरा छात्र संगठन नहीं बनाया हूं। आपका काम करने का दायरा अलग है, मेरा काम करने का दायरा अलग है। और रही बात पार्टी वाले, उनको मैं बार बार बोल देता हूं, मेरी राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा कोई पार्टी नहीं है। अगर आपके दिमाग में पार्टी कहीं को तो पार्टी संगठन में अंतर ही पता नहीं है, पहले उस अंतर को समझ जाइए। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाया मैंने, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा मैंने बनाया हूं अन्याय अत्याचार शोषण भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए। क्यों? इनके खिलाफ सिर्फ एक जाति समुदाय के लोग लड़ रहे हैं, जबकि सबको मिलकर लड़ना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा कोई पार्टी नहीं। और इसके अलावा गोंडवाना के वीर संघर्षों की युवा, बिल्कुल साथी, मैं अपनी संस्कृति को मानता हूँ, कोई तो संस्कृति को मानता हूँ, लगातार उसका मैं अध्ययन करता जा रहा हूँ। और इसको लेकर अभी देखिए मैं तमाम प्रकार के कल्चरल कार्यक्रमों में शामिल होता हूँ। मैं तो बोलता हूँ आप जिस धर्म से, जिस समाज से आप स्वतंत्र हो भाई अपनी धर्म संस्कृति मानने के लिए। अगर आप मुसलमान है तो आप अपनी संस्कृति को मानिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप क्रिश्चियन है तो अपनी संस्कृति को मानिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप हिंदू हो तो अपनी संस्कृति को मानिए, कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, अगर आप आदिवासी हो तो अपनी संस्कृति को खुलकर मारे, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप बौद्धिस्ट हो तो अपनी संस्कृति को खुलकर मानिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। भारत देश का संविधान इस चीज की हमें इजाजत देता है। और इसके अलावा बोल रहे हैं भाई आपसे बात करनी है मुझे, इस नंबर में आप एसएमएस कर देना। भाई मेरा नंबर सबके पास डाला, ये आईडी में मेरे जाना और आईडी में आप सामने देखना, उसमें कॉल करके ऑप्शन है। जैसा मेरी आईडी के नीचे कॉल में ओके करोगे तुरंत मेरे को कॉल लग जाएगा, नंबर देने की जरूरत नहीं है। और अगले साथी, बहुत सारे साथियों ने आज सवाल जवाब किया, आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं? मैं पार्टी का समर्थन नहीं करता। कौन बोल रहा है पार्टी का? मैं उम्मीदवारों का समर्थन करता हूं, ये अलग बात है। गहराई से समझिए इस चीज को, कई लोग बहुत इस बारे में सोच नहीं पाते, विचार करने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है, 3 व्यक्ति खड़े हुए, छिंदवाड़ा की बात करते हैं। छिंदवाड़ा जिले में 3 पार्टियां फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आती है। सबसे पहले यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले के अंदर सबसे पहले नंबर में रहती कांग्रेस, दूसरे नंबर में रहती बीजेपी और तीसरे नंबर में रहती गोंडवाना पार्टी। अब तीनों में 3 पार्टियां रहती है। अब आपका कहना है कि आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं, तो मैं पार्टी का नहीं, मैं उस उम्मीदवार का समर्थन करता हूं। क्यों? क्योंकि कई बार हो सकता है कि कांग्रेस ऐसे उम्मीदवार को उतार दे जो साला पूरा जनता को बेच खा जाए। कई बार ये हो सकता है कि बीजेपी ऐसे कार्यकर्ता को उतार दे कि पूरे जनता को बेच के खा जाए। कभी हो सकता है कि गोंडवाना से एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए जो पूरी, तो हमें समर्थन किसका करना? पार्टी का समर्थन नहीं, कार्यकर्ता का समर्थन करना है, पार्टी का समर्थन नहीं करना। मेरा मानना है अगर गोंडवाना से कोई ईमानदार कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, गोंडवाना से कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसका वजूद है, जो बिकेगा नहीं, जो है विश्वसनीय व्यक्ति, तो उसको वोट दो। पार्टी को वोट देने की जरूरत नहीं है, उस कार्यकर्ता को वोट दो। मेरा मानना है गोंडवाना से अगर ईमानदार कार्यकर्ता खड़ा हुआ तो उसको वोट दीजिए। बीजेपी से अगर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ जो लगता है कि वो अपनी पार्टी से भी बगावत कर देगा, लेकिन ये जो जनता है उसकी विधानसभा जनता उनके साथ बगावत नहीं करेगा, तो उसको जिताइए। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कांग्रेस से बगावत कर दे लेकिन उस क्षेत्र की जनता से बगावत ना करे, तो उसको जिताने की जरूरत है। अगर आपको लगता है गोंडवाना से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जो पार्टी से बगावत कर दे लेकिन इतना ईमानदार है उस जनता के लिए मर मिट जाए, ऐसे लोगों को आप वोट दीजिए। वोट पार्टी को मत दीजिए, वोट उस कार्यकर्ता को दीजिए, क्योंकि पार्टी आके आपके विधानसभा में काम नहीं करेगी, वो कार्यकर्ता काम करेगा, उसकी ईमानदारी, उसका विश्वास, वो काम करेगा। इसलिए हमेशा याद रहे, कभी भी वोट देने से पहले उस व्यक्ति को वोट दें। चाहे आप विधायक चुनो, सरपंच चुनो, सांसद चुनो, प्रधानमंत्री चुनने सकती जनता, सांसद चुनो, विधायक चुनो, जिला पंचायत, जनपद, मंडी का अध्यक्ष चुनो, किसी को चुनो, ऐसे व्यक्ति को चुनो जिस पर आपको विश्वास है कि ये व्यक्ति हमारे लिए और इस क्षेत्र की जनता के लिए मर मिट जाएगा, लेकिन अपना जो वक्त है वो बेचेगा नहीं, अपना इज्जत को बेचेगा नहीं, अपना सम्मान को बेचेगा नहीं, अपनी औकात नहीं दिखाएगा। ऐसे व्यक्ति को आप करें। हमेशा याद रखें, पार्टी को नहीं, कार्यकर्ता को वोट दीजिए, क्योंकि कार्यकर्ता काम करते हैं। हो सकता है ये देवरावन भलावी, हो सकता है आप लोग, हो सकता है आप किसी पार्टी से खड़े ना हुए
मेरा मानना है यहाँ पर महेश भाई है, प्रकाश भाई है, सनी जी है, साधना है, सनी हुई के। मेरा मानना है आप लोग जो है, हो सकता है कई बार आप इतने ईमानदार हो, 3 पार्टी है जो आपके खिलाफ में खड़ी हुई और तीनों के कार्यकर्ता एक नंबर के पियक्कड़ और पूरा समाज को बेचने वाले हैं, तो उनको वोट ना देते हो आपका कर्तव्य बनता है कि उस कर्मठ और ईमानदार को वोट देना। जैसे साधना जी ने चुनाव लड़ा था, उसका क्या वो रहना चाहिए था वहां पर, या लोगों के मन में क्या रहना चाहिए कि हम उस कार्यकर्ता को वोट दें, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो। अगर उन पार्टियों के जो नेता खड़े हुए हैं, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, अगर वो बिकने वाले हैं, आपके साथ धोखे करने वाले, उनको बिल्कुल ना जिताए, ईमानदार प्रत्याशी को जिताए, चाहे वो जिस भी पार्टी से खड़ा हो। आप ईमानदार लोगों को जिताओगे तो वो आपके साथ खड़ा रहेगा। हमने देखे हैं ऐसे बहुत सारे नेताओं को जिन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपने वजूद से कभी इस्तीफा नहीं दिया, अपने लोगों से कभी धोखा नहीं दिया। हमने इस्तीफा देते हुए कई नेताओं, कई मंत्री, कई राज्यसभा सांसदों को देखा है, तो हम उनको सलाम करते हैं, क्योंकि गोंडवाना राज्य के लिए एक ऐसे भी हमारे हुए हैं साथी जिन्होंने अपने सांस्कृतिक और अपनी बोली भाषा की सुरक्षा के लिए एक अलग राज्य की मांग कराते और उस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिए थे कि अगर आप मेरी संवैधानिक मांग को स्वीकार नहीं कर सकते, मेरी पार्टी इस चीज का सम्मान नहीं करे, इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे व्यक्ति को चुने। साधना कह रही है जीएसयू के पदाधिकारियों को क्या दिक्कत है, समझ नहीं आता। लक्ष्मण मरकाम भी क्या दिक्कत है जो जीएसयू का समर्थन कर रहा है। देखो लक्ष्मण मरकाम जी जो है ना, उनको समाज से बंद कर दिया गया था। वो जिस क्षेत्र के हैं उनकी समाज नहीं, जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज में उनको बंद कर दिया गया है। और उन्होंने लक्ष्मण सिंह मरकाम जी जो है पूरी तरीके से सामाजिक है या नहीं है, ये जानकारी निकालना जरूरी है। लक्ष्मण सिंह मरकाम अगर अपने समाज का सम्मान करते, भाई पार्टी और पद अलग मायने रखता है। आप जिस समाज ने आपको जन्म दिया, रोटी बेटी का रिश्ता दिया है, उस समाज की बात एक अलग होती है। लक्ष्मण सिंह मरकाम जी जो है जिस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि बिना सबूत के आधार पर किसी भी संगठन को पीएफआई से फंडेड बोल देते, कभी आतंकवादी संगठन बोल देता है। मेरा मानना बिना सबूत के हमें किसी के भी ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। हमारे साथ लाल प्रकाश राही जी हैं, उनको मैं जिंदाबाद कहूंगा। बहुत पुराने साथी हैं, विचारक हैं, आप लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं और ऐसे बहुत सारे साथी हैं। लाल प्रकाश राही जी, मेरा यही कहना, अभी बहुत सारे साथियों ने पूछा था, आपको मैं बता दूं, क्योंकि हमने एक ही जगह एक साथ ट्रेनिंग लिए हैं और बहुत सारे विषयों पे हमने चिंतन मनन विचार विमर्श किए, कई प्रशिक्षण, कई दिन हम साथ में रहे हैं अपने पूरे साथियों के साथ। हम अक्सर कर यही कहते हैं कि हमें कभी भी वोट देने से पहले, प्रत्याशी चुनने से पहले हमें पार्टी देख को वोट नहीं देना है, हमें प्रत्याशी देख के वोट देना है। एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि पूरे भारत देश में पार्टी का राज नहीं रहेगा, निर्दलित चुने गए लोगों का वर्चस्व रहेगा। मेरा मानना है इतना वजूद बनाएं, इतना मजबूत करें कि निर्दलीय प्रत्याशी अपना बखत दिखाएं, क्योंकि सही मायने में उसी समय रखता है। जरूरी नहीं पार्टी, जो पार्टी गत मानसिकता के हैं, जो गुलाम हो चुके हैं, जो पार्टी को ही सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे लोग मैं यही कहूंगा कि भाई जरूरी नहीं है कि पार्टी का हर प्रत्याशी सही हो। इसीलिए जो है व्यक्ति देख के, उम्मीदवार देख के वोट दीजिए और ऐसा समय लाइए कि इस भारत के संविधान में आधे ऐसे लोगों की भी सरकार बने जो निर्दलीय जीता हो, निर्दलीय जीतने के बाद आगे बढ़ाओ, ऐसे लोग भी बने, क्योंकि लोकतंत्र सब कुछ होना संभव है। और जनता की क्रांति को आगे, जी बिल्कुल बिल्कुल राही जी, जनता की क्रांति को आगे बढ़ाएं और मिलकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करें और हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। इसी को लेकर लगातार हम आगे बढ़ते रहेंगे। और मेरे विचार, मैंने व्यक्ति के इसमें बहुत सारी, अगर जिसको भी गलतियां नजर आई हो भाई, आप सवाल निशान खड़े कर सकते हैं। मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया, मैं किसी का विरोध नहीं करता, काम करके आगे बढ़ता हूं। और मैं जिन जिन संगठनों से गुजरा हूं, जिन जिन पार्टियों से मैं गुजरा हूं, सभी लोगों को भी मैं यही कहूंगा, मैंने कारण आपको स्पष्ट बता दिया है। मेरा कभी भी गलत मानसिकता और गलत मकसद नहीं था। जो लोग बोलते हैं कि देवराबेन बीजेपी, कांग्रेस और फलानी ढकानी पार्टियों के साथ हाथ मिला लिए हैं, ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं ये देवराबेन है। मेरा अपना आत्मसम्मान है और आत्मसम्मान को मैंने कभी बेचा नहीं हूं। जो चिल्लर, जो समाज विरोधी लोग ऐसा बोलते हैं कि देवराबेन फलाने पार्टी का और फलाने इनका गुलाम हो चुका है, उन लोगों से बोले सबूत बताओ, पैसा लेते हो दिखाओ, उन पार्टियों के तले काम करते हो दिखाओ। मैं कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, ना कभी होऊंगा, याद रखना। और गोंडवाना मेरी संस्कृति है, उस संस्कृति को मैं मानूंगा। और जिनको लगता है कि एक पार्टी, एक संगठन ही गोंडवाना है, उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि एक गोंडवाना संगठन में जुड़ना ही गोंडवाना नहीं होता। भाई आप किसी भी पार्टी में जुड़ जाओ, अगर मेरी संस्कृति गोंडवाना, मेरा भूभाग गोंडवाना है, कोई पार्टी में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इस गोंडवाना भूभाग में जन्म लिया हो, इस गोंडवाना की आंदोलन से वो जुड़ा हुआ हो, जल जंगल जमीन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार समान शिक्षा, तो जो बड़ा आंदोलन रहा, सांस्कृतिक सुरक्षा, अपना आत्मसम्मान की रक्षा, जो गोंडवाना का जो बड़ा मिशन रहा है, उस मिशन से जो व्यक्ति जुड़ा है, जरूरी नहीं है संगठन से जुड़ना ही गोंडवाना हो। जो संगठन में नहीं जुड़ा है, जो बाहर है, अगर वो गोंडवाना आंदोलन को समझता है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन को समझता है, दादा मोतीराम कंगाली जी के आंदोलन को समझता है, दादा सुनेर सिंह तराम जी के आंदोलन को समझता है, जो कुमराम भीमू का आंदोलन को समझता है, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के आंदोलन को समझता है, उसको ये बात पता होगा कि गोंडवाना वाले होना मतलब गोंडवाना संगठन में जुड़े रहना, उसका मतलब गोंडवाना वाला नहीं होता। गोंडवाना की संस्कृति को मानना, गोंडवाना के आंदोलन से जुड़े रहना, वही गोंडवाना वाला होता है। अगर जो भी साथी आपको बोले कि आप गोंडवाना स्टोन यूनियन से जुड़े हो तो ही आप गोंडवाना वाले हो, आप गोंडवाना पार्टी से जुड़े तो भी गोंडवाना वाले हो, तो भाई ये संकुचित माइंड मत रखो। गोंडवाना पार्टी मतलब गोंडवाना नहीं होता, गोंडवाना स्टोन यूनियन मतलब गोंडवाना नहीं होता। गोंडवाना मतलब इस गोंडवाना विचारधारा होती है, गोंडवाना मतलब भूभाग होता है।
गोंडवाना को एक पार्टी, एक संगठन तक सीमित रखने की कभी संकुचित मानसिकता कभी मत लाइए। विशाल है गोंडवाना। गोंडवाना एक भूखंड का नाम था, 5 खंड धरती का नाम था, और इस भूखंड में कई लोगों ने जन्म लिया है, कई संस्कृतियां के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो हमारी अमर संस्कृति, उसको हमेशा मानते रहेंगे। और भाई लोग इसमें बोल रहे हैं आकाश मनी जी, भाई लोगों की मानसिकता कौन चेंज कर सकता है? हाँ सही बात है, लोगों की मानसिकता चेंज नहीं कर सकते। समय आने पे धीरे धीरे उनको समझ में आएगा, जानकारी मिलेगी। अपन कौन होते हैं भाई किसी की मानसिकता चेंज करने वाले? कास्ट बेस लोग समझते हैं जी, कास्ट बेस अगर कुछ लोग समझते होंगे, जातिगत अगर समझते होंगे, मेरा ये मानना है राजनीतिक पार्टी और छात्र संगठन ये 2 चीज होती है। राजनीतिक पार्टी कोई एक जाति समुदाय के लिए काम नहीं करती, याद रखिएगा। राजनीतिक पार्टी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना, और एक जातिगत जो पार्टियां हैं वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं होती, और एक जातिगत छात्र संगठन कभी जीवन में सक्सेस नहीं होता। इसलिए हमेशा याद रखें, हाँ जातिगत अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए आप एक जातिगत सामाजिक संगठन बनाइए, वो जरूर सक्सेस होगा। अगर आपको जातिगत काम करने का इतना शौक है तो आप जातिगत धार्मिक संगठन बनाएंगे, वो जरूर सक्सेस होगा। जातिगत काम करना तो उसके लिए धार्मिक संगठन है और जातिगत संगठन उनके लिए काम करिए, लेकिन पार्टी और छात्र संगठन में अगर जातिगत कर रहे हैं तो आप गलत है। इसके लिए आपको मैं यही सलाह दूंगा, एक जात में काम करना तो अपना जातिगत संगठन बनाओ, धार्मिक संगठन उसमें काम करो। अगर छात्र संगठन है तो सभी जाति समुदाय के छात्र होने चाहिए, पार्टी है तो सभी समुदाय के लोग उसमें रहना चाहिए जिनके आप विचारधारा को लेकर चलते हैं। अगली चीज आदिवासी धर्म सिंह भेल बोल रहे हैं, जो बराबरी नहीं कर सकते वो सही व्यक्ति को बदनाम करने पर तुले रहते हैं, संस्कृति रीति रिवाज हक अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखें। बिल्कुल दादा जारी है, अपन बिल्कुल पढ़ रहे हैं यार। अपनी संस्कृति कैसे बोलेंगे? मेरी संस्कृति है तो मेरा वजूद है, मेरी संस्कृति ही मेरी पहचान है। और जितने लोग जुड़े हैं सभी जाति धर्म के लोगों को बोलता हूँ कि आपकी संस्कृति आपकी पहचान है, आपका वजूद उससे ही नजर आता है, उसको हम कैसे बोलें? और बदनाम करने वाले बेवकूफ करते रहें, बदनाम करने से कुछ नहीं होता, और बदनाम करने में भी नाम होता है, बदनामी में भी नाम होता है। अगले बोल रहे हैं प्रकाश कुमरे जी, भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आपकी ईमानदारी ही मुझे आपकी और का लिख दे भैया, मुझे आपके और आकर्षित करता है। हाँ तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, मीटिंग रखे वैचारिक रूप से बात करेंगे। मनीष मस्कोले जी आदिवासी, अरे यार कहाँ गए आदिवासी समर सिंह, क्योंकि पार्टी में कोई अंगूठा छाप लोग तो निर्णय नहीं, लेकिन टिकट किसे मिलेगा या देना चाहिए ग्राउंड देख रही निर्णय हो। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी का अपनी विचारधारा है, मैं उसको लेकर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि कभी भी उम्मीदवार चुनेंगे तो व्यक्ति देख के चुनिएगा, पार्टी देख के नहीं, क्योंकि हो सकता है कई पार्टियां ऐसे बेवकूफों को उम्मीदवार बना देती है जो आपका कभी जीवन में भला नहीं करेंगे, और आप जबरदस्ती मजबूरी में उस पार्टी को वोट देते हैं, यही तो गलत हो जाता है। अगला बात जो बराबर, हाँ अगले हैं जय शिवा, धन्यवाद आराधना भार्गव मैडम अभी मेरे साथ जुड़े हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई करते हुए जब मैं पढ़ रहा था 12वीं पढ़ने के बाद मैं आराधना भार्गव जी से जुड़ा। आराधना भार्गव मैडम ने मुझे जो है बहुत सारे ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिलवाया। आराधना भार्गव जी ने मुझे बताया, मैडम ने बताया कि कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। मैडम के माध्यम से मैंने समझा कि कैसे आदिवासी संस्कृति जो प्रकृति संस्कृति है, कैसे उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था। जो लोग कहते हैं और जो लोग बोलते हैं कि धार्मिक जातिवाद की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं आराधना भार्गव मैडम जाति से ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी संस्कृति क्या है उसको मानिए। मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूँ, ऐसे लोगों के आंदोलन, ऐसे लोगों के नेतृत्व का सम्मान करता हूँ, क्योंकि साथियों अगर आराधना भार्गव मैडम से मैं नहीं जुड़ता तो मुझे लगभग 8 से 10 राज्यों में अलग अलग जगह मुझे संवैधानिक प्रशिक्षण जानने का मौका मिला। समाज के बारे में मैंने जाना, आदिवासियों के बारे में मैंने जाना, पूंजीपतियों के बारे में मैंने जाना, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे बिग बैंग घटना हुई, मैं उतना नहीं जानता, कैसे डार्विन के सिद्धांत हुए, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, किसका क्या अस्तित्व है, किस धर्म का क्या अस्तित्व है, ये सारी चीजें मैंने आराधना भार्गव मैडम के माध्यम से ही जाना था। आदिवासी संस्कृति का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, जब मैंने उस बारे में पूरा ट्रेनिंग लिया तो उनके माध्यम से मैं जाना हूँ, इसलिए मैं वैज्ञानिकतापूर्ण बात करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं आदिवासी हूँ, इस देश का मूलवासी हूँ, मूल बासिंदा हूँ, और मुझे इसके बारे में उन्होंने ट्रेनिंग दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि भाई हर एक जात का व्यक्ति गलत नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान को सब, अभी इसमें साधना जी बोल रहे हैं बदनाम करके मुझे भी फेमस कर दिया। हाँ बिल्कुल, वो तो बदनामी में भी नाम होता है। और उसके बाद मुकेश जी बोल रहे हैं भारत को गोंडवाना बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन किया जाए और किसी को भी कोई दिक्कत आपत्ति क्यों। तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कंट्री और इनके लिए एक संवैधानिक मांग होती है। अगर आपको लगता है कि भारत को गोंडवाना बनाना है, यही संबंधित अगर आपके विचार हैं, तो हमेशा याद रखिए जब देश आजाद हो रहा था तो रियासत के आधार पे अलग अलग हुआ। 113 रियासत जो थी उनको पाकिस्तान दे दिया गया था, और भारत में टोटल 528 रियासत थी। 528 रियासत में थे आदिवासियों की 258 रियासत थी। तो उस समय आदिवासी भी अलग कंट्री की मांग कर लेते आराम से, क्योंकि 60, ये मैं नहीं कहता, कई जजमेंट मैंने पढ़ा हूँ और कई चीजें हमने जाने हैं। 60% टेरिटरी, जो 60% जमीन का जो मालिक है वो आदिवासी है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट, 5 जनवरी 2011 केरल बनाम सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था, उसमें बहुत सारी चीज बताया गया। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, और वो हर कोई व्यक्ति जानता है, क्योंकि वो इस भूखंड में जन्म लिया है। बहुत सारे लोग कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, डीएनए के आधार पे वो साबित हो चुका है। तो अगर हमें मांग करना है किसी कंट्री का अगर भूमि के आधार पे अगर मांग करना है, उसकी संवैधानिक मांग हम कर सकते हैं, उसका कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए बैठ के पहले एक तो हो जाए। मेरा मानना है अलग अलग मांग कर रहे हैं। अभी आदिवासियों में जब कल्चरल कोड की बात आई, सांस्कृतिक कोड
की बात आई तो उसमें जो है अलग अलग आदिवासियों ने अपने अपने झारखंड में सरना धर्म का बिल पास हो गया, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर गोंडी संस्कृति और कोया पुनेम को लेकर पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं में इंटरनेशनल स्तर पे जो आदिवासी है उनको राष्ट्रीय स्तर पे एक साथ बैठ के एक विचार पे आना चाहिए था। उसके बाद कल्चरल कोड की मांग है, क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति सबसे अलग है, सब देख रहे हैं, मैं नहीं, सभी धर्म जाति के लोग देखते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति सबसे अलग है और सबसे अलग है, तो इनका संरक्षण करना सबका कर्तव्य है, क्योंकि प्रकृतिवादी संस्कृति है और सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि उस संस्कृति को संरक्षण किया जाए, अलग कल्चरल कोड दिया जाए, वो जो भी मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए सभी आदिवासी भाइयों को एक साथ बैठना जरूरी है। अगर वो एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर अगर बैठते हैं तो उसमें वो बढ़िया उचित समाधान निकाल सकते हैं। अलग अलग भागेंगे तो नहीं निकलेगा भाइयों। इसके लिए मैंने बताया जो कल्चरल संगठन है, जो सांस्कृतिक संगठन बने हुए, ये काम धार्मिक राजनीतिक पार्टियों का काम नहीं है कल्चरल कोड का, या फिर एक छात्र संगठन का काम नहीं है, कोई इनका काम नहीं है। अगर कल्चरल कोड की बात आती है तो हर समुदाय का, हर संस्कृति का एक कल्चरल संगठन है, उन संगठन को बैठ के इस बारे में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वो कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में आपसे और मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो इनके बारे में उनको, जो बुद्धिजीवी है संस्कृति की, इनको बैठ के चर्चा करना चाहिए और उनको कैसे संरक्षण करें आपस में इस बारे में विचार करना चाहिए। आप और मैं अगर इस बारे में चर्चा करेंगे क्या करेंगे? जब उस संस्कृति को बड़े मानने वाले लोग एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, हम उनको बोल सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। अगले इसमें बोल रहे हैं संजू भाई महुआ के फूल पर अत्याचार रोके तभी समाज सुधरेगा। महुआ के फूल पर अत्याचार, हाँ मतलब दारू की आप बात कर रहे हैं। जी भाई ये बात सत्य है कि नशा नाश का जड़ है और दारू नहीं पीना चाहिए भाई। दारू पी के एक परिवार ही नहीं, उसकी बीवी भी दारू पीने से क्या होगा? बीवी को भी तकलीफ होगी, बच्चे को भी तकलीफ होगी, माँ बाप को भी तकलीफ होगी, मोहल्ले के लोग को तकलीफ होगी, उस समाज के लोग को भी तकलीफ होगी। दारू एक व्यक्ति पीता है भयंकर तरीके से और तकलीफ पूरा समाज, परिवार और उस मोहल्ले को, सभी को होती है, इसलिए वो गलत चीज है। इस बारे में लोगों को सोचना चाहिए। उससे दारू पीने वाले व्यक्ति को हर जगह सम्मान नहीं होता, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। अगले हमारे बात बोल रहे हैं अरविंद भाई, ना थके पांव कभी नहीं हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है, संघर्ष जारी है, दादा उलगुलान जारी है। जोहार जिंदाबाद साथी आपको। अगले हमें बोल रहे हैं विजय कोरकू जी, भाई साहब आदिवासी देश के मूल निवासी, मूल मालिक होने के बाद भी उनकी हालत आर्थिक रूप से खराब क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ TAC, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, आदिवासी सलाहकार परिषद होती है। आदिवासी सलाहकार परिषद राज्यपाल के साथ मिलकर राष्ट्रपति, आदिवासी सलाहकार परिषद इसके लिए सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ बैठ के ये प्लानिंग करनी चाहिए कि कैसे ये जो सबसे नीचे पायदान में जो समाज गया इसकी हालत सुधरे, इसके लिए उनको प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं भाई, आपने बोला आर्थिक हालत कैसे सुधरेगी आदिवासी भाइयों की, आदिवासियों के नाम पे कई योजनाएं चल रही है, कई योजना, अभी 3 योजना मुख्यमंत्री जी ने फिर लागू की, आप सभी लोगों ने पढ़ लिए होंगे। जमीन में लागू हुई? नहीं हुई ना। योजना बहुत चल रही है आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए, उनको व्यवसाय को ले जाने के लिए, लेकिन एक भी जमीन में योजना लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं है? इसमें प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए जनप्रतिनिधियों को। शासन प्रशासन स्पेशली आदिवासियों के लिए अलग से योजना है, अलग से सब्सिडी है, लेकिन कितने आदिवासियों को उसका फायदा मिला? 0। पूरा पैसा गोल हो जाता है, उप योजनाओं का पैसा गलत जगह खर्च हो जाता है। तो भाई हालत सुधारने के लिए सरकार जो बजट जारी करती है ना, उस बजट का सही इस्तेमाल नहीं होता, उसी को कहते हैं भ्रष्टाचार। और आर्थिक सुधारने, स्थिति सुधारने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार में आप सभी लोगों को मास्टर बनना पड़ेगा। और आपके हक का जो पैसा आ रहा है, जो योजनाएं आपके लिए बन रही है, करोड़ों अरबों की योजना बन रही है, उन योजनाओं को व्यवस्थित तौर पर जमीनी स्तर पर अमल हो, इसके लिए आपको और हमको विचार करना चाहिए, तभी स्थिति सुधरेगी। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, आदिवासी सलाहकार परिषद को इसमें विचार करना चाहिए, तब जाके स्थिति सुधरेगी, नहीं सुधरेगी। अगर योजना जमीन में लागू हो जाए ना, तो जो सबसे निचले पायदान में बैठे हुए जो आदिवासी, उनकी स्थिति सुधर जाएगी, याद रखिएगा। लेकिन कभी नहीं होती। अभी आप देख लीजिए, RTI लगाइए, पूछिए भारत सरकार, राज्य सरकार से, आपके विभाग से, कि कितने आदिवासियों के विकास के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए कितनी योजनाएं चल रही हैं, तो आप फर्रा देखोगे, फर्रा योजनाओं का। और वो योजना जमीन स्तर में लागू हो जाए, वैसे स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन नहीं होने देते लागू। इसके लिए TAC का काम है, और TAC को अपन को शिकायत करना चाहिए। आदिवासी सलाहकार परिषद को अपन लेटर देंगे कि इसमें आप बात करिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। और TAC के लोग अगर आवाज नहीं उठ रहे, इनके खिलाफ उलगुलान छेड़िए कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी मुर्दे लोगों की बनी हुई है, ये विकास नहीं विनाश करने के लिए बनी है, उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। अगले बोल रहे प्रकाश भाई, भैया इस बारे में मध्य प्रदेश में गुणमाना, देखिए भाई, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करिए। राज्य लाने के लिए आपको पता है अलग राज्य बनाने की क्या विशेषता होती है? अलग राज्य जो है भूभागीय स्तर पे बनता है, अलग राज्य जो है एक सांस्कृतिक स्तर पे बनता है, बोली के हिसाब से बनता है। अगर आपको अलग राज्य की बात करते हैं ना, तो उस समय अलग राज्य होना था जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश के साथ मिला हुआ था, तो इसमें गोंडी बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। तो गोंडी बोली बोलने वाले और गोंडी संस्कृति और ट्राइबल संस्कृति को मानने वाले और एक भूभागीय आधार पे अलग गोंडवाना स्टेट उस समय मिल जाना था। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक जिस समय छत्तीसगढ़ बन रहा था, हमारे ही लोग उसमें शामिल थे और समर्थन दिए थे छत्तीसगढ़ बनाने में। जो लोग बोलते हैं ना गोंडवाना स्टेट चाहिए, भाई गोंडवाना स्टेट अगर आपको चाहिए ना, उसके लिए बोली, भाषा और संस्कृति के आधार पे भी अलग स्टेट बन सकता है। हमने देखा है कि जो लोग बंगाली बोलने वाले लोग, देखिए
गुजराती बोलने वाले लोगों को गुजरात में मिल गया, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र में मिल गया। तो बोली के आधार पे भी राज्यों का बंटवारा हुआ है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ बनने से पहले क्यों गोंडवाना स्टेट नहीं दिया गया? क्योंकि गोंडी बोलने वाले लोगों की संख्या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र जो मिला हुआ था, जो जिला था, वहां पर सबसे ज्यादा थे और आराम से राज्य बना सकते थे। उस समय किन किन लोगों ने समर्थन दिया, उनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठाइए। अभी अगर आप बोलेंगे गोंडवाना राज्य, तो किस आधार पे चाहिए? भाई संविधान है हमारे पास और संवैधानिक रूप से मांग होती है। अगर हमें गोंडवाना स्टेट चाहिए तो उसके लिए एक प्रारूप बनाइए और उसके लिए काम होगा, वो अलग विषय है। लेकिन प्रॉपर तौर पे आंख बंद करके कुछ भी नहीं होता, वो अल्लाह करने से बोलने से नहीं होता। प्रॉपर प्लानिंग रहती है स्टेट बनाने की। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि अलग राज्य बनाने के लिए क्या क्या शर्तें, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या संख्या बल पॉपुलेशन की जरूरत पड़ती, किस आधार की जरूरत पड़ती, उस आधार को, उस बेस को तैयार करिए। अगले महेश भाई बोल रहे हैं कि इस बार विधानसभा की क्या तैयारी है आपकी बार? अरे यार क्या करेंगे विधानसभा बनके, विधायक बनके? एक विधायक बनने से कुछ हो जाएगा? पता है आपको महेश भाई, आपने सही बोला कि हर कोई साथी आज विधायक बनने से आवाज उठाना। मेरा मानना है विधायक बनना उचित नहीं है। किस पार्टी से विधायक बनोगे? आज के समय में जो है ना, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक अच्छे लोगों को चुनेंगे नहीं। मैंने देखा था उत्तर प्रदेश में एक सैनिक भाई शिक्षित था, कई ऐसे लोग जो निर्दलीय खड़े हुए थे उनको नहीं जिताए, ऐसे लोगों को लोगों ने जिता दिए जिनके ऊपर बलात्कार जैसे मामला दर्ज है, महिलाओं को छेड़ने का अपराध दर्ज है, ऐसे लोगों को विधायक बना के खड़ा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टी से थे, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी से थे और वो बलात्कारी थे तो भी उनको जिता दिए। क्यों? क्योंकि उनके पीछे पार्टी का मोनो लगा हुआ। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि व्यक्ति देके जिताइए। एक बलात्कारी भी अगर किसी पार्टी से खड़ा हो जाता है, उन पार्टियों से खड़ा हो जाता है, तो उसको जिता दिया जाता है। जिस दिन निर्दलीय लोग जितना लगे ना, उस दिन हम मानेंगे कि इस बारे में सही चल रहा है। हो सकता है भाई भविष्य में हम देखते हैं, हो सकता है बीजेपी, कांग्रेस या अन्य कोई पार्टियों में कोई बलात्कारी खड़ा हो गया, लेकिन उस पार्टी के कुछ कट्टर लोग उसी में सील ठोकेंगे ना, क्योंकि पार्टी को कई सदियों से वोट देते आ रहा है, उसी में सील ठोकेंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता में ये नहीं चढ़ा है कि भाई वोट अगर कभी भी देना है तो प्रत्याशी देख के दो, ना कि पार्टी देख के। अगर प्रत्याशी ईमानदार कर्मठ है तो उसको नहीं जिताते और बलात्कारी को जिता देते क्योंकि वो बड़ी पार्टी से। ये मानसिकता बदलना पड़ेगा, तब जाके चुनाव लड़ने में मजा आएगा। कोई मतलब नहीं चुनाव बनाओ, फालतू की राजनीति, सब कचरा और सब वो कर दिए सभी आदिवासी संगठन। भाई सभी, अंकित भाई आप मैं बार बार एक बात बोल चुका हूँ, कोई बात दोहराऊंगा नहीं। सभी आदिवासी संगठन एक कैसे होंगे? आदिवासियों में धार्मिक संगठन है, आदिवासियों में छात्र संगठन है, आदिवासियों में सामाजिक संगठन है। आप क्या लगता है? आदिवासियों में किसान संगठन भी है। आपको क्या लगता है कि धार्मिक संगठन और छात्र संगठन जो आदिवासियों को उनको एक कर दूं? मतलब छात्र भी पूजा पाठ करने जाए? कुछ भी नहीं। थोड़ा सिस्टमेटिक सोचिए। हर एक संगठन का अपना क्राइटेरिया, एक नहीं हो सकते, सब अपने अपने क्राइटेरिया में काम करेंगे। गोंडवाना कर्मचारी संगठन है, गौंड समुदाय के, उसमें आदिवासी लोग जुड़े हैं। गोंडवाना कर्मचारी संगठन धार्मिक संगठन को एक कर दूंगा? नहीं हो सकता ना। अपना अपना क्राइटेरिया वो काम करेंगे भाई, उनका कार्य क्षेत्र में काम करेंगे। हमारे गढ़ किले खंडित होते जा रहे हैं, रामनगर, हाँ हमारे गढ़ किले और ये खंडित हो रहे हैं। तो इसके लिए भाई देखिए, पुरातात्विक विभाग में हमें सवाल करना चाहिए कि पुरातात्विक विभाग अगर सभी धर्म जाति स्तर के लोगों का, अगर सांस्कृतिक स्थलों का अगर सम्मान नहीं कर रहा है, उनका अगर संरक्षण नहीं कर रहा है, तो उसमें भी आरक्षण हो, उसमें भी सभी जाति समुदाय के लोग बैठे पुरातात्विक विभाग में सरकार का, ताकि उसमें गढ़ किले का संरक्षण हो। हमारे लोग ऐसे कोर्स करिए, उसकी प्रिपरेशन करिए कि आप पुरातात्विक विभाग में कैसे जाएं, क्योंकि आप लोग जाओगे तभी संरक्षण कर पाओगे। नहीं तो आज के डेट में हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एक जातिगत और एक धार्मिक होने की वजह से दूसरे धर्म संस्कृति की कोई चिंता ही नहीं करता। भले वो सरकारी नौकरी में हो, भले सबके लिए उसको काम करने का उसका था कर्तव्य बनता था, लेकिन वो एक जातिगत काम करता है। गढ़ किले को अगर संरक्षित रखना है तो उसके लिए उस क्षेत्र में आप कमेटी बनाइए, रजिस्टर्ड करवाइए भाई गढ़ किले के लिए। आपने देखा होगा बड़ा महादेव आदिवासियों की संस्कृति का एक हिस्सा है। एक रजिस्टर्ड कमेटी बनाइए, उस गढ़ किला को संरक्षित करने के लिए एक समिति बनाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके माध्यम से आप भी संरक्षण कर सकते हैं। कौन? भारत सरकार आपको इस चीज की अनुमति देती है। अगर आपका कोई गढ़ किला का संरक्षण नहीं हो पा रहा है तो आप रजिस्टर्ड कमेटी बनाइए और आप संरक्षण करिए ना। लिख के दीजिए पुरातात्विक विभाग को कि इसमें ये खंडित हुआ है, तो इसके लिए आप हमें बजट जारी करें। बजट जारी होता है, आदिवासी उपयोजना का पैसा आता है, संस्कृति मद का पैसा आता है संरक्षण के लिए। आप समिति बनाइए और मांग करिए। आप नहीं करोगे और अपने आप संरक्षण हो जाए, ऐसा नहीं होता, काम करना पड़ता है यार व्यवस्थित तौर पर। अगले बोल रहे हैं, प्रकाश भाई बोल रहे हैं कि आदिवासी समाज में आदिवासी समुदाय के दलाल ज्यादा है, समाज को विचारधारा वाले नेता जरूरत है, आदिवासी समाज की जनता दलालों को ज्यादा। हाँ भाई देखो, हर समाज में ऐसे लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं ना, तो हम और आपको ही बैठ के इसमें समाधान निकालना चाहिए सामाजिक स्तर पर बैठ के, क्योंकि दलाल कहना उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भटक गया है और भटके हुए को राह पे लाना, घर से भूला हुआ भटका हुआ रात को घर पे ही आता बोले, तो बैठ के समझाना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। 1000 लोग बैठ के अगर किसी एक व्यक्ति का, अगर मेरा मानना है इसके लिए सामाजिक नियम अगर मजबूत होना, कोई दलाली नहीं करता, याद रखिएगा प्रकाश भाई, हमेशा याद रखिएगा। जिनका सामाजिक नियम, जिनका रीति और नीति मजबूत हो, तो उनके समाज में दलाल पैदा नहीं होते, क्योंकि वो समाज उनको दंड दे देती है। जब वो दंड दे देती है तो कई लोग जो है, जो अभी बुराई कर रहे थे, साधना जिन्हें अभी एक नाम ली थी, ऐसे भी लोग हैं जिनको समाज ने बेटी तक नहीं दी, जिनको समाज से बहिष्कार कर दिया गया, उनको समाज ने बेटी तक नहीं दी, उस समाज के साथ उन्हें रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं कर पाए, क्योंकि सामाजिक नियम अगर मजबूत हो ना, तो ये दलाल लोग पैदा नहीं होते, याद रखिएगा। और काफी समय हो चुका, और कोई साथी को सवाल करना भाई आप पूछ सकते हैं। हाँ महेश भाई बोल रहे हैं कि जुल्म के साये का लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहेगा तो बोलेगा कौन। जोहार, वंदे मातरम। बिल्कुल शायरी अच्छी मार रहे हैं भाई आप।
ऐसे ही ठीक है भैया। सभी साथियों को जिंदाबाद, सेवा जोहार। और मैं यही कहूँगा कि सभी धर्म संस्कृति का सम्मान करें। अगर किसी के धर्म से कभी भी कोई आपको गलतियां समझ में आ रही है तो अपने धार्मिक जो विचारक हैं, बुद्धिजीवी, उनके साथ बैठिए, उसके लिए उचित समाधान निकालिए। अगर समाधान नहीं निकलता है तो हमारे लिए न्यायालय है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां तक जाइए, उनके फैसलों को कोई स्वीकार नहीं करेगा। दारू और 1000 दिया बिल्कुल बिल्कुल, दारू में बिक जाते हैं ये। अब ये इसलिए हो रहे हैं दुर्वे सर जी, श्री राम सर जी, इसलिए हो रहे हैं दारू में बिकना क्योंकि हमारे जो लोग शिक्षित नहीं है। अगर शिक्षित हो, मजबूत हो, ये बिकेंगे नहीं। और मेरा मानना कोई बिक रहा है ना कहीं पता विचारधारा मजबूत नहीं होती, क्योंकि मैंने ऐसे भी कुछ विचारधारा के लोगों को देखा है जिनको तुम लाख रुपए भी दे दो, करोड़ रुपए भी दे दो, तो भी नहीं बिकते वो लोग, कभी नहीं बिकते वो लोग। क्यों? विचारधारा मजबूत है ना, इसलिए नहीं बिके। अगर जो बिक रहा है तो वहां मीटिंग लीजिए, मजबूत करिए वैचारिक रूप से कि किसको वोट देना, क्यों वोट देना, इसके लिए मजबूत होगा। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े, सहान कुशराम जी जुड़े हैं, सेवा जोहार आपको। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, किस चीज का भाई? तो वही है, कोई अगर बिक रहा है, पार्टी चुनाव के समय अगर कोई अगर बिक रहा है, कहीं ना कहीं जो है हम उनको, वो हमसे जुड़ा नहीं होगा या किसी विचार, अरे कोई समाज से, आजकल तो भाई एक समाज की वोट एक तरफ गिर रही है। हमारे पास मुस्लिम समुदाय बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। राजनीति के समय, चुनाव के समय उनकी वोट एक तरफ गिरती है। ऐसा बाकी समाज क्यों नहीं होता भाई? संगठित होइए, एकता बनाइए, चुनिए अपना उम्मीदवार को, चुनिए आपकी आवाज उठाने वाले व्यक्ति को। संगठित नहीं रहेंगे सामाजिक स्तर पर, यही होगा। सामाजिक संगठन है ना, सर्व सामाजिक संगठन भी है। सर्व सामाजिक संगठन में सभी समाज के लोगों के साथ बैठिए, और सामाजिक संगठन में अपने समाज के लोग साथ बैठिए। छिंदवाड़ा में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, छिंदवाड़ा में उसके लिए सामाजिक संगठन सक्रिय करिए, जो सामाजिक संगठन है। अगर गुणमाना महासभा सक्रिय नहीं है तो इसको सक्रिय करिए, जो एक समाज के लिए काम करता है, उस संगठन को सक्रिय करें, उसमें एक साथ बैठिए। भूमिका संगठन को सक्रिय करिए, सांस्कृतिक संगठन को, उनका काम है कि एकता लाना, क्योंकि हर संगठन है उसका एक क्राइटेरिया है, याद रखिएगा। सबको एक साथ हम मिक्स नहीं कर सकते, नहीं तो उसमें खिचड़ा बन जाएगा। आगे रोहित भाई बोल रहे हैं भाई मैं चाहता हूं कि सभी एक होना चाहिए, क्या कि देखो भाई, सभी को एक करना है ना, किस आधार पे एक कर सकते हैं हम? सामाजिक आधार पे। एक सामाजिक संगठन होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और एक सांस्कृतिक संगठन होना चाहिए। अगर दो सामाजिक संगठन हो गए तो बढ़ जाएंगे। अगर दो सामाजिक संगठन है तो वाकई एक करने की जरूरत है। और अगर आपका मेरे ऊपर अगर सवाल है कि आपका क्या है भाई, ये राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा, भाई मेरा सर्व सामाजिक संगठन है। हम सभी समाज के साथ मिलकर अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग करते हैं। धर्म के मुद्दे पे हम इस संगठन के अंतर्गत नहीं बोलते। जल जंगल जमीन की लड़ाई सभी जाति समुदाय के लोगों की लड़ाई है, इसलिए सभी के साथ मिलकर जल जंगल जमीन की लड़ाई, मात्र एक समुदाय के लोग क्यों गोली खाएं, ये एक व्यवस्थित लड़ाई है, उसके लिए सब लड़ते हैं। अगर एक करना है तो उसके लिए सांस्कृतिक जो मूवमेंट है, सांस्कृतिक मूवमेंट में एक हो सकते हैं। इसके लिए सबको, जो सांस्कृतिक हमारे जो मुखिया लोग हैं, उनको एक होकर इसमें बात करना चाहिए। और देश में नफरत फैलाकर बुनियादी मुद्दे से भटकाया जा रहा। हाँ भाई बिल्कुल अहमद जी, देश में आप देखिएगा नफरत सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे फैलती है। अहमद भाई अगर आपने विचार नहीं सुने होंगे, एक बार और दोहरा देता हूँ। हमारे साथ शफीक अहमद जी जुड़े हैं। शफीक अहमद जी, अगर सांप्रदायिकता और जो नफरत फैलाई जा रही है वो सिर्फ धर्म के नाम पे है। मेरा ये मानना है, जिस दिन टीवी न्यूज डिबेट की जगह व्यवस्थित तौर पे एक जगह बैठ के, क्योंकि टीवी न्यूज में जो है ना कुछ ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो धर्म के नाम पे सिर्फ लड़ते रहो, यही चाहते हैं। तो टीवी न्यूज में धर्म को लेकर कभी डिबेट ना हो, क्योंकि उसमें सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं। टीवी न्यूज की जगह है सरकार को हर एक धर्म के, हर एक संस्कृति के जो जानकार लोग हैं उनको एक साथ बैठाकर उनको आपस में तर्क वितर्क और चर्चा कराना चाहिए, और एक निर्णय निकालना चाहिए जिससे सांप्रदायिक दंगा ना हो, और उसको सभी लोग मानेंगे। अगर टीवी न्यूज में डिबेट होगी तो सिर्फ दंगा भड़केगा और एक दूसरे का गर्दन काटेंगे। इसलिए धार्मिक मुद्दे पे टीवी न्यूज में डिबेट ना होते हुए एक व्यवस्थित तौर पे या फिर न्यायालय के शरण में जाएं, या फिर न्यायालय धार्मिक जो विभेद खड़े हो रहा है, जैसे हमने बताया था अभी आदिवासी वर्सेस हिंदू संस्कृति के लोगों के साथ विवाद चल रहा था कि रावण और रावण को लेकर। मेरा ये मानना ये बड़ा विवाद है, तो मैं कोई बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन हाँ ब्राह्मण समुदाय में रावण को लेकर जानकार लोग हैं, आदिवासी संस्कृति में भी रावण और रावण को लेकर जानकार लोग हैं। इन दोनों को बैठकर इसमें उचित निर्णय लेना चाहिए कि क्या सही और क्या नहीं, क्या सही नहीं है। आप और मैं अगर इसमें आपस में झगड़ा करें तो उचित नहीं है, क्योंकि हमको ढंग से कौड़ी का जानकारी नहीं है और वो हल्ला हम कर देते हैं। जबकि ये जानकार जो लोग, दोनों धर्म के जानकार लोगों को बैठना चाहिए और इसके लिए उचित समाधान निकालना चाहिए। अगर आप और हम अगर आपस में अगर लड़ेंगे ना तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ना आपको भी आपकी संस्कृति का पूरा नॉलेज है, ना मेरे को भी मेरी संस्कृति का पूरा नॉलेज है। क्योंकि आपकी संस्कृति का पूरा नॉलेज आपकी संस्कृति के जो ज्ञाता लोग हैं, जो मुखिया है आपके धर्म के, संस्कृति के, उनको होगा, और मुझे भी नॉलेज कोया पुनियम और संस्कृति का, मेरे कोया पुनियम के जो जानकार है, बड़े जानकार है, उनको होगा। तो इनको बैठ के इसमें उचित समाधान निकालना चाहिए, क्या सही और क्या गलत है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो अल्पज्ञानी अधजल घघरी छलकत जाए, वो रहता है ना, आधा पानी अगर बड़ा मटका में तो छलक छलक होता है। तो हम वैसे ही, हमें पूरा नॉलेज नहीं है, पूरा नॉलेज उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को। सनी भाई बोल रहे हैं क्या मध्य प्रदेश सरकार में धार्मिक न्याय एवं धर्म विभाग सिर्फ व्यवस्था के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है? भाई अब देखिए यार, अगर ऐसा लगा हुआ है ना तो इसके लिए हमें न्यायालय में बात तैयार करना चाहिए कि भाई ये हो रहा है। अगर कोर्ट का ऑर्डर को अगर नहीं मानता है कोई विभाग, तो अब आपको पता है अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज होगा। अगर हमें ऐसा लगता है, सनी भाई ने बोला है कि एक ही धर्म का वर्चस्व अगर किसी विभाग में अगर हो गया हो तो इसके लिए बाकायदा कोर्ट के दरवाजे हमारे पास खुले हैं।
कोर्ट के दरवाजा खुले थे, हम बकायदा धर्म को लेकर अगर हमें लगता है कि फलाने विभाग में सिर्फ एक ही धर्म की फोटो, बाकी धर्म के देवी देवता ही नहीं है, तो इसके लिए कोर्ट है। हमने देखा केरल में कई जगह के मुख्यमंत्रियों ने बोला कि अगर किसी विभाग में कोई ऑफिस में अगर एक धर्म के देवी देवता, उसके लिए कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई जो विभाग है, सरकारी विभाग है, वो सभी धर्म सभी जाति के लिए बने, कोई एक धर्म के लिए नहीं है। इसके लिए कोर्ट ने उसमें आदेश पारित किया, आदेश दिया, उसको सभी विभाग ने माना। अगर हमें लगता है कि ऐसे ही अगर कोई एक धर्म जाति के लोग अगर किसी एक विभाग में है और उनकी जातिगत मानसिकता, तो हमारे पास इसके लिए न्यायपालिका और व्यवस्थित तौर पर हम न्यायपालिका में आवाज उठा सकते हैं। इसमें हु हल्ला करना और इधर उधर वो उचित साधन नहीं है। उचित साधन है न्यायपालिका, क्योंकि वहां अगर जो आदेश होगा उसको सबको मानना पड़ता है। अगर हमें लगता है कि न्यायपालिका भी अगर गलत निर्णय दे रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पे भी अगर हम विश्वास नहीं, तो उसके ऊपर भी कोर्ट है। जो साथी पढ़े, इंटरनेशनल लॉ पढ़े, उनको इस बारे में पता होगा। अगले साथी बोल रहे, दादा हम भूमि के पट्टे निरस्त किया गया है शासन के द्वारा, क्या उस जमीन का पट्टा पुनः किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के नाम से? देखो भाई, शासन ने, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इसलिए मैं बोलता हूं, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2005 से पहले जो आदिवासी जिस जगह पे निवास कर रहे हैं उनको उस जगह का पट्टा दिया जाएगा, और जो गैर आदिवासी है उनका भी अगर 3 पीढ़ी का, अगर उनके पास किसी जमीन का वो है कि 3 पीढ़ी से वो उस जगह निवास कर रहे हैं, तो वहां का उनको दिया जाएगा। अगर वो छीन के अगर दूसरी जगह दे रहा है, तो इसके लिए आप बाकायदा आवाज उठा सकते हैं। ये गलत है, शासन का नियम है ना। जो बोल रहे हैं वन भूमि पट्टे के लिए, तो डेली मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग जो है ना ट्विटर से जुड़े, ट्विटर में ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है वो कई जानकारियां देता है। 2005 के पहले जिन आदिवासियों का जिस जमीन में कब्जा रहा है, वो उसके लिए मांग कर सकते हैं भाई। कुछ भी अपन अगर ज्ञापन देंगे उससे समाधान नहीं निकलता। व्यवस्थित अधिकारियों के पास जाए, अगर नहीं होता है तो न्यायालय है, तहसील है, अपने घर परिवार के लड़के लोगों को LLB करवाइए और आवाज उठाइए, न्यायालय में जाइए, शरण में जाइए। रावण और रावण का मतलब संजय भाई, इसमें जो मुखिया लोग ही बताएंगे। रावण के लिए जो विवेद चल रहा है वो धर्म संस्कृति के जो ज्ञाता है उन लोगों को उस बारे में डीपली पता है। मैं कौन होता हूँ यार उस बारे में बोलने वाला? मैं तो अपने सिर्फ विचार रख सकता हूँ। अब मेरा डाटा एंड होने वाला है, इसलिए सभी साथियों को पुनः, सभी धर्म समुदाय के साथियों को मैं यही कहूंगा, जिंदाबाद। और हमारे आदिवासी संस्कृति के जो मानने वाला साथी है उनको कहूंगा सेवा जोहार। और मैं साथ देव से हूँ, मेरी अपनी व्यवस्था है, तो मैं कहूंगा सुरवे सेवा। अपनी संस्कृति को मानिए, सभी धर्म का सम्मान करिए। अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो न्यायपालिका व्यवस्था है, और उससे पहले भी न्यायपालिका में नहीं भी जाना तो आप और हम और जो बुद्धिजीवी लोग बैठकर भी हर चीज का समाधान निकाल सकते हैं। बिल्कुल सच भाई, अपनी टीवी डिबेट होने को लेकर बिल्कुल, हाँ, टीवी डिबेट में नफरत फैलाई जाती। ठीक है भाई, सभी साथियों को जिंदाबाद, सेवा जोहार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।